चैप्टर 41 बाई परिवार। लेडी बाई पिछवाड़े के बगीचे में अष्टकोणीय मंडप के नीचे ठाठ से चाय पी रही थी। इस बीच दूसरी चाची और बाई यूनिक्सन उसके सामने घुटने टेक रही थीं। एक महिला की पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। शादी करने से पहले आप अपनी पवित्रता कैसे खो सकते हैं? यह वास्तव में बाई परिवार की प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक है। बाई यूनिक्सन ने इस समय रोते हुए कहा, माँ, विनिक्सुआन और मैं प्यार में हैं, वो मुझसे शादी करेगा। मुझे माँ मत कहो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। लेडी बाई ने तेजी से कहा, अपने चाय के कप को जोर से मेज पर पटकते हुए, हर जगह चाय बिखेरते हुए। केवल हान को ही मुझे माँ कहने का अधिकार है। मैडम, आपका इससे क्या मतलब है? यूनक्सन अभी भी ओल्ड मास्टर की बेटी है। आपको माँ कहना गलत कैसे हो सकता है? हालांकि दूसरी चाची अंदर से नाखुश थी, लेकिन उसने सीधे तौर पर लेडी बाई से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की। दूसरी चाची, चलो इसके बारे में बात करते हैं। क्या ओल्ड मास्टर की मौत आपके द्वारा नहीं कराई गई थी? लेडी बाई ने जल्दबाजी से कहा, क्या तुम्हें नीचे नहीं जाना चाहिए और अपने पुराने मास्टर के साथ नहीं जाना चाहिए? लेडी बाई की बात सुनकर दूसरी मौसी डर से कांप उठी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पुराने मास्टर को दफनाने के बाद लेडी बाई एक अलग व्यक्ति बन गई थी। वह अजीब सी डरावनी थी। मैडम, मुझे थर्ड आंटी ने धोखा दिया था। मुझे नहीं पता था। दूसरी चाची, यदि आप जानती हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो यूनिक्सन को अपने साथ जिंगान मंदिर ले जाएं। जैसे ही दूसरी चाची ने सुना कि लेडी बाई चाहती है कि वह जिंगान मंदिर जाए, वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और लेडी बाई की स्कर्ट पकड़ ली। नहीं मैडम, मुझे बाई परिवार से मत निकालो। दूसरी चाची को पता था कि अगर उन्होंने बाई परिवार छोड़ दिया तो उनका जीवन खत्म हो जाएगा। आपका इससे क्या मतलब है? बाई यूनिक्सन ने अब रोना बंद कर दिया था। वह अब दयनीय नहीं बल्कि क्रोधित थी। आप किस आधार पर मेरी माँ को बाई परिवार से बाहर निकाल सकते हैं? किस आधार पर? लेडी बाई हंसी, क्योंकि अब मैं बाई परिवार का प्रभारी हूँ। मैंने आप माँ और बेटी को काफी समय तक सहन किया है। आप, बाई यूनिक्सन को भी लेडी बाई से ऐसे दो टूक शब्दों की उम्मीद नहीं थी। बाई यूनिक्सन, आपने शादी से पहले अपनी पवित्रता खो दी, जिससे हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। मैं चाहता हूं कि आप और आपकी माँ जिंगान मंदिर में अपने कार्यों पर विचार करें। क्या आपको इससे कोई समस्या है? बाई यूनिक्सन उठ खड़ी हुई। मैं जिंगान मंदिर नहीं जाऊंगी। विंगसुआन मुझसे शादी करेगी। तुमसे शादी? वह प्लेबॉयली विंगसुआन, और तुम्हें लगता है कि वह तुमसे शादी करेगा? लेडी बाई ने व्यंग्य किया। ठीक है, 2 दिन में वापस आएं। यदि ली विंगसुआन व्यक्तिगत रूप से आपको प्रपोज करने आते हैं, तो मैं आपको ली परिवार में शादी करने का मौका दूंगा। लेकिन यदि नहीं, तो आप और आपकी माँ अपना शेष जीवन जिंगान मंदिर में बिता सकते हैं। बाई यूनिक्सन ने लेडी बाई की ओर घूरकर देखा और दूसरी चाची को ऊपर खींच लिया। माँ, अब उसके सामने घुटने मत टेको। एक बार जब मैं ली परिवार में शादी कर लूंगा, तो मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। दोनों पवेलियन से चले गए। लेडी बाई की आंखों में नफरत अभी भी कम नहीं हुई थी। तभी वांग फू पिछवाड़े के बगीचे में आया, और जब वे जा रहे थे तो दूसरी चाची और बाई यूनिक्सन से उनकी मुलाकात हुई। वांग फू ने उनकी ओर देखा लेकिन गुजरते समय उनका अभिवादन तक नहीं किया। हम्फ, बस दूसरों की शक्ति पर भरोसा करना। बाई यूनिक्सन बुदबुदाया। वांग फू अष्टकोणीय मंडप में पहुंचे जहां लेडी बाई ने तुरंत पूछा, क्या उन्होंने विंगसुआन मंडप छोड़ दिया है? वे चले गए हैं। जहां वे गए थे, ली निवास के एक बगीचे में। इसके अलावा, बाई यचेन वापस आ गई है और ऐसा लगता है कि वो उनका पीछा कर रही है। लेडी बाई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। बाई यचेन वापस आ गई है। मुझे लगा कि खजाने का नक्शा प्राप्त करने के बाद उसने लैंड सिटी छोड़ दी है। ऐसा लगता है, सुमो नाम की उस लड़की की वजह से। लेडी बाई एक पल के लिए रुकी। बाई यचेन और तीसरी चाची की किस तरह की पहचान है? मैडम, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, जब तक वे बाई परिवार में वापस नहीं आते, उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। लेडी बाई ने चाय की चुस्की ली।
हान हाल ही में कैसा रहा है? युवा मास्टर हाल ही में लगन से व्यवसाय सीख रहा है और उसने कुछ नए विचार प्रस्तावित किए हैं। अधिक व्यापारी बाई बैंक में पैसा जमा करने आए हैं। अच्छा, मेरे पास हान के लिए कुछ युवा महिलाओं की तलाश थी। जब वह वापस आएगा तो उसे उन पर एक नजर डालने को कहें और 100 दिन के शोक की अवधि के तुरंत बाद शादी कर लें और बच्चे पैदा करें। हाँ मैडम। दूसरी तरफ चारों बहनें अभी अभी अपने नए घर में आई थीं और कुछ चीजों की खरीदारी के लिए सड़कों पर निकली थीं। वू यंग के चांदी के नोटों से वे जो चाहें खरीद सकते थे। जैसा कि सांगलान ने कहा, पैसा बचाया नहीं जाता बल्कि कमाया जाता है। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया था। सुमो वू यंग के साथ सड़कों पर निकली और जल्द ही उसे खींचकर कहीं ले गई। सुमो ने वू यंग को एक कपड़े की दुकान में खींच लिया। वह उसके लिए कुछ पोशाकें खरीदना चाहती थी। वू यंग, आपको हर समय काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पिछली बार स्प्लेंडर टॉवर पर सफेद कपड़े पहनकर आप बहुत अकी लग रहे थे। सुमो ऊपर गई और उसके लिए एक सफेद लबादा निकाला। वू यंग ने भौहें चढ़ा दी। वह एक हत्यारा था। सच में सफेद पहनना उन पर अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सफेद रंग पर खून के धब्बे बहुत साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन सुमो को इतनी गंभीरता से इसे चुनते हुए देखकर वह मना करने को सहन नहीं कर सका, और इसलिए मूल रूप से जानलेवा दिखने वाले वो यंग को सुमो ने सफेद पोशाक में एक वीर तलवारबाज में बदल दिया। सुमो ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बुरा नहीं, बहुत धूपदार और सुंदर। यह बस है, आपका मुखौटा बिल्कुल मेल नहीं खाता। आप अपना मुखौटा पहनना बंद क्यों नहीं कर देते? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वू यंग ने उसकी ओर देखा। मेरे मुखौटे के बिना तुम्हें मुझसे घृणा होगी। तुम्हारे बारे में मुझे क्या घिनौना लग सकता है कि मैं बदसूरत हूँ। पफ्फ। सुमो हंसे बिना नहीं रह सकी। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें बिना मास्क के नहीं देखा। वू यंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपना मास्क भी नहीं पहनना चाहते थे। वह उसका भी अपने सच्चे स्वरूप के रूप में सामना करना चाहता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह उसके चेहरे पर निशान देखे। यह देखकर कि वह उत्तर नहीं दे रहा था, सुमो ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहत हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। मैं जियो हान से बाद में पूछूंगी और देखूंगी कि क्या वह तुम्हारे चेहरे पर निशान हटा सकती है। वू यंग ने उसे घूर कर देखा। तुम्हें इसकी बहुत परवाह है। मुझे क्या परवाह है? मैं देख रही हूँ कि आप खुद की बहुत परवाह करते हैं। आखिरकार आपका मुखौटा आपके आधे चेहरे को ढकता है। सुमो उसके कान के पास झुकी और फुसफुसाई, जब मैं तुम्हें चूमना चाहती हूँ तो यह असुविधाजनक हो जाता है। वू यंग को लगा कि उसकी निकटता से उसके कान गर्म हो गए हैं। यह जानते हुए कि वो हमेशा सीधे बात करती है, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में गंभीरता से देखा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। सुमो उसके गंभीर रूप से उत्तेजित हो गई। वह अपने पंजों पर खड़े होने और उसकी ठुड्डी को चूमने से खुद को नहीं रोक सकी। वू यंग जम गया। बूढ़ा दुकान मालिक भी सदमे में उन्हें देखता रह गया। वू यंग ने अपना सिर घुमाया और मालिक को बेहद ठंडी नजर से देखा, जिससे वह डर गया और उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और दूर हो गया। उसे लगा कि अगर उसने एक सेकंड भी और देखा तो यह आदमी उसे तलवार के एक ही वार से मार डालेगा। सुमो और वू यंग को कपड़े की दुकान छोड़ने में कुछ समय लगा था। बाहर चमकता हुआ सूरज आसमान में ऊंचा लटका हुआ था। गर्मी उसे परेशान कर रही थी। उसने अपने लंबे गाउन और लंबी आस्तीन को देखा और महसूस किया कि गर्मियों के लिए कुछ और आधुनिक पहनना आवश्यक था, अन्यथा वह इस गर्मी से कैसे उबरती, बिना एयर कंडीशनिंग के इस तरह से कपड़े पहने हुए। सुमो ने वो यंग का आकार देखा और पाया कि उसे बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा था। क्या तुम गर्म नहीं हो? सुमो ने हैरान होकर पूछा। मैं गर्मी से मरने वाली हूँ। जैसे ही सुमो बोली, उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ानी शुरू कर दी। वू यंग ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और आस्तीन वापस नीचे खींच ली जब उसके अग्रबाहु उजागर हो गए। कोई भी त्वचा उजागर न करें, वू यंग ने सख्ती से कहा। चैप्टर 42 किया।
लेकिन यह बहुत गर्म है, वू यंग। मैं आपको बता रही हूँ, हम कहाँ से हैं, हमारे हाथ और पैर नंगे होना बहुत सामान्य है। जब आपने हमें पहली बार देखा था तो हमारी पोशाकें हमारे स्थान के लिए आदर्श थीं। सुमो ने उसे समझाया। वू यंग ने भौहें चढ़ा ली, उसकी आंखें कुछ नाराजगी से उसे देख रही थीं। अब से तुम उस तरह से कपड़े नहीं पहन सकती। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नो माउथ फेस डेडपैन फेस। ऐसा नहीं लगता, लेकिन यह वो यंग काफी पजेसिव है। नहीं, वो प्राचीन काल से है, इसलिए वह निश्चित रूप से उसकी तरह एक आधुनिक व्यक्ति नहीं समझता है। ओह ठीक है, मैं इस बारे में उससे बहस नहीं करूंगा। जैसे ही सुमो कुछ कहने ही वाली थी, वो यंग ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उनकी उंगलियों को आपस में मिला लिया। फिर सुमो को अपने पूरे शरीर में एक ठंडी अनुभूति महसूस हुई, तुरंत तरोताजा और बहुत कम गर्म। सुमो ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वाह, तुमने यह कैसे किया? यह सरल है। आंतरिक शक्ति वाला कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। ऐसा लग रहा था कि सुमो ने एक नई दुनिया की खोज कर ली है। वाह! तो आपकी तथाकथित आंतरिक शक्ति न केवल चीजों को गर्म कर सकती है, बल्कि चीजों को ठंडा भी कर सकती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक्सप्रेशनलेस। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? और आपका हल्कापन कौशल भी, मुझे वह भी सिखाएं, ठीक है? सुमो उसे देखकर मुस्कुराई। वू यंग काफी हैरान था। आप लड़ने में बहुत अच्छे हैं, फिर भी आप हल्कापन कौशल नहीं जानते। हाँ, अगर मुझे हल्कापन कौशल पता होता, तो मैं निश्चित रूप से और भी मजबूत होती। आप मुझे सिखाएंगे, है ना? जब सुमो ने उसकी ओर देखा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। वू यंग ने उसके छोटे से चेहरे को देखा, जैसे उसमें कोई जादुई शक्ति हो। वह बेवजह आगे बढ़ा और उसके गाल पर चुटकी काट ली। सुमो स्तब्ध थी, उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कदम उठाएगा। वू यंग की नजर उसके होठों पर पड़ी और अचानक उसे लगा कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई है। जब वो कुछ हड़बड़ाहट में पीछे हट गया तो उसका एडम का सेब डगमगा गया। आप। सुमो ने उसकी गतिविधियों की श्रृंखला को देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ समझ रही हो। उसने अपने मुंह के कोनों को उठाया और उसके करीब एक और कदम बढ़ाया, जानबूझकर कहा, वू यंग, तुम लच। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वास्तव में तुम्हारे मन में मेरे बारे में अशोभनीय विचार हैं। मैं नहीं। वू यंग ने अपराधबोध से इनकार किया और तुरंत चला गया। आप करते हैं, आप करते हैं। अभी आपने स्पष्ट रूप से किया। सुमो हंसी जब वह उसका पीछा कर रही थी। शाम को आकाश सूर्यास्त की आभा से भर गया। इसने पूरे लैंड शहर को शांतिपूर्ण और शुभ प्रकाश में डाल दिया। आज पैसे की दुकानों पर मामलों से निपटने के बाद बाई यूनहान यी और फैंग किंग के साथ वेंज पवेलियन गए। लेकिन उन्हें पता चला कि वेंज पवेलियन के सभी दरवाजे बंद थे। तीनों आंगन में दाखिल हुए, उन्हें वहां सन्नाटा था। पहले वाली जीवंत हंसी और बातचीत गायब थी। यहाँ तक कि मिर्च और जड़ी बूटियां भी जो पहले बाहर सूख रही थीं, खत्म हो गईं। सिस्टर सू और अन्य लोग कहाँ हैं? यी ने दरवाजा खटखटाते हुए हैरानी से पूछा। लगता है यहाँ कोई नहीं है, फैंग क्विंग ने कहा। बाई यूनहान को बुरा लगा और वह सीधे दरवाजा खोलने के लिए आगे था। अंदर का कमरा साफ सुथरा और व्यवस्थित था। क्या वे बाहर गए थे? यी ने असमंजस में पूछा। ऐसा नहीं लगता, कई चीजें गायब हैं। बाई यूनहान ने कमरे की जांच की और मेज पर एक पत्र पर उसकी नजर पड़ी। वह तुरंत गया और पत्र उठाया और जल्दी से उसे खोला। सुंदर लिखावट उसकी दृष्टि में समा गई। युवा मास्टर बाई, इस दौरान हमें शामिल करने के लिए धन्यवाद। अब जब बूढ़ी मास्टर बाई का मामला खत्म हो गया है तो मुझे और मेरी बहनों को भी बाई परिवार छोड़ देना चाहिए। कृपया हमारे अचानक चले जाने को क्षमा करें, जब तक हम दोबारा न मिलें। सांगली यी और फैंग क्विंग आए और उन्होंने पत्र की सामग्री भी देखी। इसका क्या मतलब है? बहन सू और अन्य लोग चले गए, यी ने आश्चर्य से कहा। फैंग क्विंग के चेहरे पर भी नुकसान का संकेत झलक रहा था। वे बिना कुछ कहे अचानक कैसे चले गए? यह बहुत अचानक है। बाई यूनहान ने अपनी भौहें बुन लीं।
ठीक पहले सांगली ने कहा था कि वे कुछ शतरंज और कार्ड पार्लर खोलेंगे और वो उन्हें देखने के लिए एक प्रस्ताव रखेगी। वे इस तरह कैसे उठ सकते हैं और चले जा सकते हैं? कुछ हुआ क्या? वे 4 लड़कियां कहाँ गई होंगी? बाई युनहान ने पत्र को अपने हाथ में पकड़ लिया। उन्हें तुरंत ढूंढने के लिए लोगों को भेजें। हाँ, बाई युनहान पिछले कुछ दिनों से अत्यधिक व्यस्त था। हर दिन जल्दी निकल जाता था और देर से लौटाता था। आज, क्योंकि उसे सांगली और अन्य लोगों की तलाश के लिए लोगों को भेजना था, वह तुरंत बाई निवास पर लौट आया। आंगन में प्रवेश करने के तुरंत बाद वांग फू ने उसे बुलाया। युवा मास्टर, महिला आपको ढूंढ रही है और पीछे के बगीचे में इंतजार कर रही है। ठीक है। बाई युनहान ने वांग फू की ओर देखा। अंकल फू, वे 4 महिलाएं बिना कुछ कहे अचानक चली गईं। उन्हें ढूंढने के लिए कुछ लोगों को भेजें। वांग फू झिझके। युवा मास्टर, जब वे चले गए हैं, तो उनके पास कोई कारण होगा। अब जब पुराने मास्टर का मामला खत्म हो गया है, तो उनके पास बाई निवास में रहने का कोई कारण नहीं है। बाई युनहान ने अपनी भौहें बुन ली। उन्हें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, अन्यथा वे इतनी अचानक क्यों चले जाते? युवा मास्टर, आखिरकार, वे बाहरी लोग हैं। क्या आप उन्हें हमेशा के लिए बाई निवास में रखने की योजना बना रहे हैं? वांग फू ने जवाब दिया। बाई युनहान को कुछ समझ आ रहा था। क्या आप ही थे जिन्होंने उन्हें जाने पर मजबूर किया? वांग फू ने कुछ नहीं कहा। बाई युनहान को पता था कि वांग फू के पास वह अधिकार नहीं है, इसलिए लेडी बाई को इसमें शामिल होना चाहिए। वह तुरंत पीछे के बगीचे की ओर चल पड़ा। है ना, तुम लौट आए हो। आओ, बैठो। लेडी बाई ने कुछ युवा महिलाओं के चित्रों को देखते हुए चाय की चुस्की ली। माँ, क्या आप ही थी जिन्होंने सिस्टर सांग और अन्य लोगों को बाई निवास छोड़ने के लिए मजबूर किया था? मंडप में पहुंचते ही बाई युनहान ने लेडी बाई का सामना किया। लेडी बाई के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने बाई युनहान की ओर देखा और सख्ती से कहा, तुम्हें अपनी माँ से इस स्वर में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बाई युनहान को एहसास हुआ कि उसका स्वर अभी कुछ कठोर था। उसने अपनी आंखें नीची कर ली। मुझे क्षमा करें, माँ। बात सिर्फ इतनी है कि वे हमारे आवास पर नहीं रह रहे थे, तो आपने उन्हें यहाँ से क्यों भगाया? है ना, उन लड़कियों की पृष्ठभूमि अस्पष्ट है। क्या आप जीवन भर उनका समर्थन करने की योजना बना रहे हैं? अगर दूसरों को पता चला कि आप 4 लड़कियों को बाहर रख रहे हैं, तो किस परिवार की बेटी आपसे शादी करने को तैयार होगी? यह तुलनीय भी नहीं है। मैंने उन्हें कहाँ रखा था? मैंने उन्हें केवल वेंज पवेलियन में रहने दिया था। यह इतना अपमानजनक कैसे है? हम केवल दोस्त थे, लेडी बाई ने रुखाई से कहा। चूंकि आप केवल दोस्त थे, तो यह स्वाभाविक है कि अलगाव का समय आएगा। लेकिन उन्होंने हमारी मदद तो की, आप उन्हें भगाने में इतनी जल्दी कैसे कर सकते थे? पा, लेडी बाई ने मेज पर हाथ पटक दिया। बस, जब वे चले गए तो मैंने उन्हें काफी चांदी दी, इसलिए मैं अंत तक दयालु रहा। है ना, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मन में उस सांगली के लिए भावनाएं हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ, इसके बारे में सोचना भी मत। बाई युनहान ने लेडी बाई की ओर देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक अलग व्यक्ति बन गई हो। उसकी आंखें निराशा से चमक उठी। माँ, आप पहले ऐसी नहीं थी। इन शब्दों को सुनकर और बाई युनहान की निराश निगाहों को देखकर लेडी बाई को लगा कि उसका स्वर बहुत कठोर था। है ना, लेडी बाई ने अपनी आवाज धीमी की और बाई युनहान का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। आप वापस आए और तुरंत मुझसे सवाल करने लगे। एक माँ के रूप में, यह अच्छा नहीं लगता। मैंने उन्हें दूर नहीं भगाया, उन्होंने खुद ही छोड़ने का फैसला किया। और धन्यवाद दिखाने के लिए, मैंने उन्हें काफी चांदी दी। बाई युनहान ने संदेह की दृष्टि से लेडी बाई की आंखों में देखा। वास्तव में, लेडी बाई उसे देखकर मुस्कुराई। बेशक यह सच है। आओ, बैठो। लेडी बाई ने उसे खींचकर बैठा लिया। ये प्रमुख परिवारों की कुछ युवा महिलाएं हैं जिन्हें मैचमेकर ने आपके लिए खोजा है। एक नजर डालें, देखें कि क्या कोई आपकी पसंद को पकड़ती है। लेडी बाई के चेहरे पर मुस्कान थी।
मुझे लगता है कि यह मिस चू उत्कृष्ट दिखती है और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी खराब नहीं है। वह आपके साथ अच्छी तरह मेल खाती है। बाई यूनहान की अभिव्यक्ति रिक्त थी। उसने उन चित्रों की ओर दृष्टि तक न उठाई। चैप्टर 43 बाई यूनहान ने कहा, माँ, पिता का अभी निधन हो गया है और मुझे पारिवारिक व्यवसाय सीखना है, इसलिए मैं अभी परिवार शुरू करने की योजना नहीं बना रहा हूँ। लेडी बाय अभी भी धैर्यपूर्वक उसे मना रही थी। यूनहान, यदि तुम्हारे पिता अभी भी जीवित होते तो उन्हें भी आशा होती कि तुम बाय परिवार के वंश का जल्द से जल्द विस्तार करो। अब तुम इन युवा महिलाओं को जान सकते हो और एक बार शोक की अवधि समाप्त होने के बाद तुम्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। बाय यूनहान उठ खड़ा हुआ। माँ, मैंने पहले ही आपसे वादा किया था कि मैं बाय परिवार के व्यवसाय को ठीक से संभालूंगा। क्या आप मुझ पर दबाव डालना बंद कर सकती हैं? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। बाई यूनहान के रवैये से लेडी बाई नाराज हो गईं। तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं तुम पर दबाव डाल रही हूँ? पुरुषों को शादी करनी चाहिए और महिलाओं को शादी करनी चाहिए, यह चीजों का प्राकृतिक क्रम है। तुम शादी नहीं करना चाहते हो। क्या होगा अगर मैं तुम्हारे लिए सांगली से शादी करा दूं? लेडी बाई चिल्लाई। बाई यूनहान एक पल के लिए स्तब्ध होकर चुप हो गया। हम्फ, मुझे यह पता था, तुम्हारे मन में उस लड़की के लिए भावनाएं हैं। यूनहान, मैं तुम्हें उसके साथ कभी नहीं रहने दूंगी। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा पाना होगा। बाई यूनहान ने कुछ नहीं कहा और सीधे मंडप से बाहर चला गया। लेडी बाई इतनी गुस्से में थी कि उसने चाय का कप जमीन पर पटक दिया। अब चूंकि वो बाई परिवार की मुखिया थी, इसलिए सभी को उसकी बात सुननी चाहिए। बाई यूनहान थोड़ा विचलित महसूस करते हुए अपने कमरे में लौट आया, लेकिन बाई यूनिक्सन को अंदर उसका इंतजार करते हुए पाया। भाई, आखिरकार तुम वापस आ गए। बाई यूनिक्सन ने लाल लाल आंखों से कहा, जो स्पष्ट रूप से पहले रोने से था। यूनिक्सन, क्या हुआ? भाई, बाई यूनिक्सन बाई यूनहान के पास गईं और उनके सामने घुटनों के बल बैठ गईं। बाई यूनहान उसकी हरकत से हैरान हो गई और तुरंत उसे खड़ा होने में मदद करने के लिए गई। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी उठो। लेकिन बाई यूनिक्सन ने अपने हाथ झटक दिए और रोने लगी। भाई, कृपया मुझे और मेरी माँ को बाहर मत फेंको। किसने कहा कि हम तुम्हें बाहर फेंक रहे हैं? बाई यूनहान ने हैरान होकर पूछा। महिला चाहती है कि मुझे और मेरी माँ को जिंगान मंदिर भेजा जाए। बाई यूनिक्सन चिल्लाई। क्यों? यह मेरी गलती है। मैंने ली वेंगसुआन की मीठी बातों पर विश्वास किया और खुद को उसे सौंप दिया, लेकिन उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। बाई यूनिक्सन ने अपना सिर नीचे करके फूट फूट कर रोते हुए कहा। आपने अभी अभी क्या कहा? बाई यूनहान स्पष्ट रूप से बहुत हैरान था। बाई यूनिक्सन आज दोपहर ली वेनेक्सुआन को ढूंढने गई थी, लेकिन ली वेनेक्सुआन ने न केवल कहा कि वो उससे शादी नहीं करेगा, बल्कि उसने क्रूर शब्दों से उसे चोट भी पहुंचाई। यदि ली वेनेक्सुआन ने उससे शादी नहीं की, तो उसे और उसकी मां को बाई घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, और इसके बाद वह कभी भी शादी नहीं कर पाएगी। मुझे पता है कि मैंने जो किया वह गलत था। अब मैं सचमुच जानती हूँ कि यह गलत था। कृपया मेरी मदद करें, भाई। बाई यूनिक्सन ने तुरंत बाई यूनहान की बांह पकड़ ली। यूनिक्सन, तुम इतनी उलझी हुई कैसे हो सकती हो? भाई, यदि आप मेरी मदद करने को तैयार नहीं हैं, तो मेरे पास अपना जीवन समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जैसे ही बाई यूनिक्सन ने कहा, उसने अपने कपड़ों के भीतर से एक खंजर निकाला और अपनी गर्दन पर वार कर लिया। यह देखकर बाई यूनहान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और सख्ती से कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी बहन हो, बाई परिवार की बेटी हो। निश्चित रूप से मैं तुम्हारे मामले का ध्यान रखूंगा। बाई यूनिक्सन दुखी होकर रोने लगी और उसने खुद को बाई यूनहान की बाहों में फेंक दिया। मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छे भाई हो। बाई यूनहान ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पिता की मृत्यु के बाद से पूरा बाई परिवार अलग हो गया था। किंगलिन कोर्टयार्ड में 5 लोग यार्ड में एक गर्म बर्तन के आसपास बैठे थे। वाह, बहुत समय हो गया जब हमारे पास हॉट पॉट था। मियाओ मियाओ, आपकी खाना पकाने की कुशलता अभी भी बहुत अच्छी है। यह बहुत स्वादिष्ट है।
सूमो ने कहा। सिया मियाओ मियाओ ने हंसते हुए कहा, आखिरकार यहाँ मसाला उतना संपूर्ण नहीं है, मुझे डर है कि यह हमेशा की तरह उतना अच्छा नहीं है, कृपया बस ऐसा करें। वू यंग ने लाल सूप के उस बर्तन को देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें, खासकर तब जब सारी सूखी मिर्च ऊपर तैर रही थी। उसने पहले भी उस चीज को आजमाया था और उसे उसका स्वाद अनुकूल नहीं लगा था। वू यंग, स्वाद लो, यह निश्चित रूप से आपके स्वाद के लिए नए क्षितिज खोलेगा। सूमो ने कहा और उसने गोमांस का एक टुकड़ा उठाया और उसके मुंह में लाई, और उसके ऊपर कटी हुई मिर्च के साथ गोमांस था। गोमांस पर मिर्च देखकर वू यंग थोड़ा घबरा गया। जाओ, इसे खाओ, यह वास्तव में स्वादिष्ट है, सूमो से आग्रह किया। उसकी आशा भरी निगाहों को देखकर वू यंग ने खुद को मजबूत किया और गोमांस खा लिया। कैसा है? सूमो ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। सिर्फ वही नहीं, अन्य तीन भी उसे देख रहे थे, अपने पहले हॉटपॉट अनुभव पर इस प्राचीन व्यक्ति के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे। वू यंग ने कुछ बार चबाया। उन्हें स्वाद तो बिल्कुल नया लगा, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी खराब लग रही थी। उसने तुरंत उसे निगल लिया और बगल में रखे कप से चाय का एक घूंट पी लिया। ओह, वह सांस छोड़ने से खुद को नहीं रोक सका, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मुंह में आग जल रही हो। उसका चेहरा लाल हो गया था और आंखों से आंसू बह रहे थे। वो एक निर्दयी हत्यारा था जिसने पहले कभी एक आंसू भी नहीं बहाया था, फिर भी आज गोमांस के एक टुकड़े ने उसे आंसू में डाल दिया। सूमो उसे करीब से देखने के लिए झुकी। निश्चित रूप से इसे इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता, यह सबसे तीखी मिर्च भी नहीं है। जियो हान ने हंसते हुए कहा, जब वो पहली बार मिर्च खा रहा है तो यह बहुत मसालेदार होगी, और आपको बस उसे कटी हुई मिर्च के साथ गोमांस देना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह सबसे स्वादिष्ट है, इसीलिए मैं चाहती थी कि वह इसे आजमाए। क्या आपको नहीं लगता कि यह स्वादिष्ट है? सूमो ने वू यंग से पूछा। नहीं, वू यंग ने उसकी ओर देखते हुए उत्तर दिया, बस इसका स्वाद थोड़ा उत्तेजक है, फिर भी यह मुझे अच्छी आत्माओं में डाल देता है, एक बहुत ही अजीब एहसास। हाँ हाँ, बिल्कुल, एक बार जब आपको इसकी आदत हो जाएगी, तो आप निश्चित रूप से इसे पसंद करने लगेंगे, सूमो ने खुशी से कहा। उसने उसके लिए टोफू का एक टुकड़ा उठाया। गर्म बर्तन में यह नरम टोफू भी स्वादिष्ट है, एक और स्वाद लें। पहले अपनी स्वाद कलिकाओं पर शुरुआती हमले के बाद, इस बार टोफू खाते समय वो यंग की प्रतिक्रिया उतनी नाटकीय नहीं थी। वास्तव में, उसे इसका स्वाद भी काफी अच्छा लगा और उसे और अधिक खाने की इच्छा हुई। इसके बारे में क्या ख्याल है? स्वादिष्ट, वू यंग ने उल्टे होंठ के साथ कहा। जब आप मेरे साथ होंगे तो आपके लिए और भी बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन होंगे जिन्हें आप चख सकते हैं। मुस्कुराया सूमो। जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, वू यंग की निगाहें नर्म हो गईं। क्या वह सचमुच उसके साथ रह पाएगा? वह भी यही चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या वह ऐसा कर पाएगा। जब से उसे जाना है, उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई लगती है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जिसके लिए आपकी भावनाएं हैं, आखिरकार इतना आनंददायक हो सकता है। मो, वू यंग ने अचानक अपना नाम पुकारा। हाँ, क्या हाल है? सूमो ने गोमांस का एक और कोमल टुकड़ा पकाया और उसे अपने कटोरे में डाल दिया। वू यंग ने कटोरे में मांस को देखा और फिर उसकी ओर देखा। धन्यवाद। अयो, क्या तुम दोनों इतने भावुक होगे? जियो हान को चिढ़ाया। उनके बगल में जिया मियाओ मियाओ और सांगली भी हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। सूमो ने वो यंग की ओर देखा और चंचलता से उसे आंख मारी। अगर यह सच नहीं होता कि मैंने अभी हॉटपॉट खाया है, तो मैं वास्तव में तुम्हें चूमना चाहूंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। खैर, आखिरकार वह अभी भी उसकी स्पष्टवादिता से पूरी तरह प्रतिरक्षित नहीं था। चलो, पीते हैं। सांगली ने सभी के लिए शराब डाली। उनमें से प्रत्येक ने शराब का अपना प्याला उठाया। उम्मीद है हम जल्द ही घर लौट सकेंगे, सांगली ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। सूमो ने अपने बगल में वू यंग को देखा। अगर वह सचमुच वापस चली गई, तो वू यंग का क्या होगा? आह, जो वही नहीं उसके बारे में इतना क्यों सोचना। चीयर्स।
आशा है कि हम यहाँ स्वर्ण पदक जीतेंगे। सूमो ने कहा। चीयर्स। हम चारों बहनें कभी अलग न हों। सिया मियाओ मियाओ ने कहा। चीयर्स। हम फिर कभी कैद न हों। जियो हान हंसा। हा 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 हा। जियो हान की बातें सुनकर वे हंसने से खुद को नहीं रोक सके। वू यंग की नजर पूरे समय सूमो पर टिकी रही। उसकी हंसी देखकर उसका भी मूड अच्छा हो गया। तो एक सामान्य व्यक्ति का जीवन इतना आनंदमय हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जिसके लिए आपकी भावनाएं हैं, इतना आनंददायक हो सकता है। जब समूह आंगन में हर्षित शोर कर रहा था, तो कुछ ही दूर परछाई से दो आंखें उन्हें गौर से देख रही थी। चैप्टर 44 रात, सन्नाटा छा गया। आकाश में तारे बिखरे हुए थे, चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था। सूमो अपने बिस्तर पर करवटें बदलने लगी। रात के खाने में उसके पास गर्म बर्तन में पीने के लिए बहुत अधिक पानी था, और आधी रात में बाथरूम की आवश्यकता से अधिक कष्टप्रद क्या हो सकता है। उसने चिड़चिड़ेपन से अपने कवर उतार फेंके और धुंधली होकर बैठ गई। एक कोट पहन लिया और बाहर निकलते हुए तिरछी नजरें झुकाए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह सीधे किसी से टकरा गई। आह! सिया मियाओ मियाओ डर गई थी। मियाओ मियाओ, यह मैं हूँ, सूमो। सूमो ने कमजोर होकर कहा। तभी जिया मियाओ मियाओ ने सूमो को पहचान लिया और राहत की सांस लेते हुए कहा, सूमो, तुमने मुझे मौत तक डरा दिया। तुम चलते समय अपनी आंखें खुली क्यों नहीं रखते? मैं पूरी तरह से जाग नहीं पाई हूँ। आधी रात में बाथरूम की जरूरत पड़ना वास्तव में कष्टप्रद है। सूमो बोलते समय भी तिरछी नजरें झुकाए बैठी थी। मैं भी। चलो साथ चलते हैं। दोनों शौचालय की ओर बढ़े, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद आगे कोने से सिसकने की आवाज आने लगी। सिया मियाओ मियाओ ठिठक गई, अपनी जगह पर रुक गई। सूमो अभी भी आंखें सिकोड़ रही थी, वास्तव में जिया मियाओ मियाओ के व्यवहार पर ध्यान नहीं दे रही थी, और आगे बढ़ती रही। सिया मियाओ मियाओ ने उसे पकड़ लिया। सूमो, रुको, क्या तुमने रोने की आवाज सुनी? सिया मियाओ मियाओ अजीब तरह से डरी हुई थी। तभी सूमो ने अपनी आंखें चौड़ी की और जिया मियाओ मियाओ की ओर देखते हुए कहा, रो रही हो? बस उस कोने के आसपास। सिया मियाओ मियाओ ने आगे की ओर इशारा किया। सूमो ने पलट कर देखा, लेकिन रोना पहले ही गायब हो चुका था। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सूमो ने कहा। मैंने निश्चित रूप से इसे अभी अभी सुना है, सिया मियाओ मियाओ ने सकारात्मक रूप से कहा। ओह चलो, तुम बातें सुन रहे होंगे। चलो, मैं इसे और नहीं रोक सकती। सूमो ने जिया मियाओ मियाओ को आगे बढ़ने के लिए खींच लिया। अचानक एक काली छाया उनके पैरों के बीच से टकराती हुई कोने से बाहर निकली। आहे! दोनों इतने डरे हुए थे कि चिल्लाने लगे और अपने पैर पटकने लगे। सूमो ने काली छाया को दूर तक धकेलते हुए सजगता पूर्वक किक मारी। काली छाया जमीन पर तेजी से दौड़ रही थी। दो घिनौनी हरी आंखें सूमो और जिया मियाओ मियाओ को घूर रही थीं। सिया मियाओ मियाओ बिना सोचे समझे डर गई। सूमो की पीठ के पीछे छिपकर कांपते हुए बोली, सूमो, क्या यह कोई भूत है? सूमो ने करीब से देखा और राहत की सांस ली। यह एक काली बिल्ली की तरह दिखती है। डरो मत, इस दुनिया में भूत जैसी कोई चीज नहीं है। और आप खुद को मॉडर्न कहते हैं। वह काली बिल्ली, क्या यह बहुत डरावनी नहीं है? सिया मियाओ मियाओ अभी भी भयभीत थी। डरावनी फिल्मों में काली बिल्लियां वास्तव में डरावनी होती हैं। ठीक है, चलो जल्दी करके पेशाब कर लेते हैं। सूमो ने जिया मियाओ मियाओ को कोने की ओर खींचते हुए शांत किया। कोने में मुड़ने के तुरंत बाद दोनों ने एक आकृति को जमीन पर झुका हुआ देखा, जिसका सिर उसके घुटनों में छिपा हुआ था। उसके सिर पर बाल बिखरे हुए थे, काले बाल जमीन पर गिरे हुए थे। एक दूसरे को कसकर गले लगाते हुए दोनों लड़कियां चिल्लाईं और फिर से उछल पड़ीं। चीखने चिल्लाने के बाद दोनों को एहसास हुआ कि यह कोई व्यक्ति लगता है। डैख भरी रोने की आवाज दूर तक फैल गई, जिससे उनके पैर सुन्न हो गए। अरे, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों रो रहे हो? सूमो ने पूछने का साहस जुटाया। उस व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अभी भी अपना सिर घुटनों में छिपाकर सिसक रहा था। आवाज हद से ज्यादा भयानक थी। यदि आप फिर से उत्तर नहीं देते हैं,
तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। सूमो ने धमकी दी। सूमो धीरे धीरे करीब आ गई, उसे अपने पैरों पर खींचना चाहता था। अरे! सूमो ने अपनी उंगली से उसके कपड़े झाड़े। तभी उस व्यक्ति ने सूमो की ओर देखने के लिए धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सफेद थीं, नीचे से खून बह रहा था। उसका पूरा चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था, होंठ फटे हुए थे। उसकी आंखों से बहता खून आश्चर्यजनक रूप से चमकीला था। आह! सूमो इतनी डर गई थी कि वह अपने बट के बल गिर पड़ी। सिया मियाओ मियाओ ने अब उस व्यक्ति की शक्ल भी देखी। इससे पहले कि वह चिल्ला पाती, वह डर के मारे सीधे बेहोश हो गई। क्या तुम मुझे बुला रहे हो? एक शोकपूर्ण कराह गूंज उठी। सूमो डर के मारे पीछे की ओर भागी। क्या आप एक प्रेतवाधित घर हैं? वापस दे दो मेरी जान, वापस दे दो। वह व्यक्ति रेंगते हुए सूमो की ओर बढ़ा। अरे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। यह काफी है। सूमो के पैर अब जेली जैसे हो गए थे। हालांकि वह लड़ने में बहुत अच्छी थी, फिर भी उसने प्रेतवाधित घरों में जाने की हिम्मत नहीं की। इससे पहले कि वह व्यक्ति सूमो के करीब पहुंच पाता, अचानक एक लंबी तलवार उड़कर सीधे उस व्यक्ति के सामने आ गिरी। तलवार की मूठ पर लटकन देखकर सूमो को पता चल गया कि यह वो यंग था जो आया था। भूतों और देवताओं का रूप धारण करना। वो यंग सूमो को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करते हुए आगे बढ़ा। सूमो, पहले अपने दोस्त को अपने कमरे में वापस ले जाओ, वू यंग ने अपनी गहरी आवाज में कहा। सूमो ने वू यंग की ओर देखा और दयनीयता से अपने होंठ भींचे, लेकिन मुझे पेशाब करने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो पहले जाओ। वू यंग थोड़ा शर्मिंदा था। यहाँ वू यंग के साथ सूमो को अब इतना डर था। वो आगे बढ़ी और जिया मियाओ मियाओ को हिलाकर जगाया। आह! सूमो, जी भूत, भूत! सिया मियाओ मियाओ ने खुद को सूमो की बाहों में फेंक दिया। अब ठीक है, भूत पकड़ लिया गया है। सूमो ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि वो व्यक्ति सीधे तौर पर उन्हें अनदेखा कर रहा था और वह धीरे धीरे रेंगता हुआ चला गया। लेकिन कुछ कदम रेंगने के बाद वो यंग की तलवार अचानक फिर से उसकी गर्दन पर थी। उसने तुरंत हिलने की हिम्मत नहीं की। सूमो ने जिया मियाओ मियाओ को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की, फिर दोनों बाथरूम में चले गए। जब वे बाहर आए तो उन्होंने वू यंग को आंगन में भूत से लड़ते देखा। लेकिन भूत का स्पष्ट रूप से वू यंग से कोई मुकाबला नहीं था। वू यंग की एक लात से वह जमीन पर गिर गया और तुरंत खून उगल दिया। उसके पीले होठों पर खून का दाग लग गया, जिससे वह वास्तव में एक पिशाच जैसा दिखने लगा। बोलो, तुम यहाँ भूत देवताओं का रूप क्यों धारण कर रहे हो? अचानक एक काली छाया वू यंग पर कूद पड़ी। इसे महसूस करते हुए वू यंग ने अपनी तलवार लहराई। परछाई कटकर जोर से जमीन पर गिरी। यह पहले वाली काली बिल्ली थी, जो अब आखिरी सांस ले रही है। काली बिल्ली को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर उस व्यक्ति की आंखें पीड़ा से फैल गईं और उसने एक गहरी दर्दनाक चीख निकाली, लिटिल ब्लैक। उसने वो यंग को मारने के इरादे से देखा। तुमने मेरे लिटिल ब्लैक को मार डाला, मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। वह फिर से रेंग कर ऊपर आया और खुद को वू यंग पर फेंक दिया। वू यंग ने अपनी तलवार से उस व्यक्ति के दिल पर वार कर दिया। वू यंग, उसे मत मारो! सूमो तुरंत चिल्लाई। सूमो की आवाज सुनकर वू यंग ने आखिरी क्षण में अपनी तलवार घुमाई। ब्लेड उस व्यक्ति के कंधे की ओर जा लगी। वह व्यक्ति पुनः जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह जमीन पर पड़ी काली बिल्ली की ओर रेंगा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। छोटी काली, छोटी काली। इस समय सांगली और जियोहान भी शोर से जाग गए थे और बाहर आ गए थे। क्या चल रहा है? जियोहान पूरी तरह से भ्रमित था। सूमो तुरंत दौड़कर बोली, आप कौन हैं? आप यहाँ भूतों का रूप धारण क्यों कर रहे हैं? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला, बस मरती हुई काली बिल्ली को गले लगाकर लगातार रोता रहा। जियोहान आगे बढ़ी, उस व्यक्ति की शक्ल देखकर भयभीत होने से खुद को नहीं रोक सका। वाह, कॉस्प्ले! जियोहान नीचे बैठ गई। वह अपने हाथ में पकड़ी हुई काली बिल्ली को देखना चाहती थी। इसे मत छुओ! वह आदमी उनकी ओर घृणा भरी आंखों से देखते हुए चिल्लाया। यह अभी मरा नहीं है,
यह अभी भी बचाया जा सकता है। जियो हान ने कहा। उस व्यक्ति ने जियो हान की ओर देखते हुए तुरंत पूछा, क्या तुम सचमुच इसे बचा सकते हो? मैं थोड़ी सी दवा जानता हूँ, कम से कम मुझे आजमाने दो। आखिरकार काली बिल्ली पर अपनी पकड़ ढीली करने से पहले वह व्यक्ति झिझका, तुम्हें इसे बचाना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियो हान ने अपनी आंखें घुमाई, आप पहले से ही इस स्थिति में हैं फिर भी धमकियां दे रहे हैं। जियो हान काली बिल्ली को लेकर अंदर गई, मियाओ मियाओ, आओ मेरी मदद करो, दवा का डिब्बा लाओ। ओह ठीक है। सिया मियाओ मियाओ को अभी भी डर महसूस हो रहा था, वह उस व्यक्ति को लगातार देखना भी नहीं चाहती थी, इसलिए वह जियो हान के पीछे पीछे अंदर चली गई। सुमो ने उस आदमी की ओर देखा, अब क्या आप बात कर सकते हैं? आप लोगों को डराने के लिए भूत होने का नाटक क्यों कर रहे थे? उस व्यक्ति ने सुमो और वू यंग की ओर देखा, झिझका, फिर कहा, मैं बस नहीं चाहता था कि आप यहाँ रहें, इसलिए मैं आपको डराना चाहता था। चैप्टर 45 इधर उधर पूछने के बाद सुमो और अन्य लोगों को अंततः पता चला कि क्या हुआ था। उस आदमी का नाम यू यफान था। यह आंगन मूल रूप से उनके परिवार का भी था, लेकिन उनके माता पिता का व्यवसाय विफल हो गया और वे गंभीर रूप से बीमार हो गए, इसलिए उन्होंने आंगन को ली परिवार को बेच दिया। आंगन को मूल रूप से अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता था, लेकिन ली परिवार ने कीमत कम कर दी और अन्य इच्छुक खरीदारों ने भी ली परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए ली परिवार ने कम कीमत पर आंगन खरीदा। बाद में यू यफान के माता पिता की बीमारियां ठीक नहीं हुई और एक के बाद एक उनका निधन हो गया। यह वह जगह है जहां हम बचपन से बड़े हुए थे। मैं और मेरी बहन इस आंगन को वापस खरीदना चाहते थे, लेकिन हमारे पास इतनी चांदी नहीं थी। इसलिए हमने यह दिखाने का विचार किया कि यहाँ भूत हैं, ताकि कोई भी यहाँ रहने की हिम्मत ना करे, और ली परिवार इस आंगन को कम कीमत पर बेच देगा, यू येफान ने कहा। तुम्हारी एक बहन भी है? सांग ली ने पूछा, तो फिर तुम्हारी बहन कहाँ है? यू यफान ने अपनी आंखें नीची कर ली, वह तियानाजियांग बिल्डिंग में है। तियानाजियांग बिल्डिंग क्या है? सुमो ने सहजता से पूछा। एक वेश्यालय, वू यंग ने पूरक कहा। सुमो ने वू यंग को अप्रिय दृष्टि से देखा, आप इस बारे में इतने जानकार हैं, क्या आप पहले भी वहां गए हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भले ही वह पहले वहां नहीं गया था, फिर भी वह जानता था कि यह एक वेश्यालय था। सुमो ने वू यंग को घूर कर देखा। उसकी अभिव्यक्ति कह रही थी, तुम मेरा इंतजार करो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उसे बोलना नहीं चाहिए था। तुम्हारी बहन वेश्यालय में क्यों है? सांगली ने पूछा। उस समय हमें इस आंगन को बेचने के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे। यह मेरे माता पिता के इलाज के लिए पर्याप्त नहीं था। मेरी बहन पैसे कमाने के लिए वहां गई थी, क्योंकि उसने कहा था कि यह पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका है। यू येफान की आवाज में घुटन का आभास था, लेकिन मेरे माता पिता फिर भी गुजर गए। लेकिन लोगों को डराने के लिए भूत होने का नाटक करना आपके लिए अभी भी गलत है, सांगली ने कहा। क्या होगा अगर दिल की बीमारी वाला कोई व्यक्ति आपसे डरकर मर जाए? यू येफान ने सोचा कि कैसे पहले किसी ने उसे मौत तक डरा दिया था, और तब उसे इसके लिए बहुत दोषी महसूस हुआ था। अब इस तरह की बातें मत करो। हम अब यहीं रहेंगे। बेशक, अगर आपके पास जाने के लिए कहीं नहीं है, तो आप खुद भी यहाँ रह सकते हैं। यू येफान ने बात नहीं की। उसकी चालें उजागर हो चुकी थीं, इसलिए निस्संदेह अब वो उन्हें दूर नहीं भगा सकता था। तभी जियो हान और जिया मियाओ मियाओ बाहर आए। जब यू येफान ने उन्हें देखा, तो वह तुरंत खड़ा हो गया। यह कैसा है? क्या जियो हेई ठीक है? यू येफान ने जल्दी से पूछा। चिंता मत करो, चूंकि मैंने ही इसका इलाज किया है, यह ठीक ही होगा, जियो हान ने कहा। यू यफान ने आखिरकार राहत की सांस ली, धन्यवाद। क्या मैं इसे देखने जा सकता हूँ? पहले मुझे तुम्हारे कंधे के घाव का इलाज करने दो, जियो हान ने दवा का डिब्बा लेकर चलते हुए कहा। जियो हान ने अपने घाव का इलाज पूरा करने के बाद वह तुरंत जियो हेई को देखने के लिए अंदर गया।
पहले आराम करो, हम कल इस यूयफान स्थिति से निपटेंगे, सांग ली ने कहा। हम्फ। सूमो ने वू यंग को घूर कर देखा, फिर तुरंत उठकर अपने कमरे में लौट आई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सांगली ने वू यंग की ओर देखा और पूछा, क्या तुम सच में पहले वेश्यालय गए थे? वू यंग ने रुकते हुए कहा, मैं गया था। आह, तो तुम बर्बाद हो गए। जियो हान ने वू यंग की ओर इशारा किया, बस पिटने का इंतजार करो। मैं पिटने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि सूमो तुम्हारे साथ संबंध तोड़ सकती है। सिया मियाओ मियाओ ने आग में घी डाला। वू यंग स्तब्ध था। वह तुरंत सूमो के कमरे की ओर चल दिया। सूमो अभी अभी अपने कमरे में लौटी थी और दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि तभी वू यंग का हाथ दरवाजे की चौखट को पकड़ने के लिए बढ़ा। आप क्या चाहते हैं? सूमो ने अप्रिय ढंग से कहा। वू यंग का दिल थोड़ा अव्यवस्थित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे समझाए। मैं पहले वेश्यालय गया था। सूमो ने गहरी सांस ली, सिर हिलाया और फूट फूट कर हंसे। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। बहुत बढ़िया, आप विशेष रूप से मुझे यह बताने आए थे कि आप वेश्यालय गए थे, है ना? लेकिन मुझे वहां कुछ करना था, यह वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। वू यंग ने तुरंत कहा। कुछ करना था? बिना कुछ किए वेश्यालय में कौन जाता है? आनंद की तलाश करना भी कुछ करना है। सूमो ने उसे घूर कर देखा। सूमो, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोचती हैं। मैं वहां आनंद की तलाश में नहीं गया था। वैसे भी, आपकी नज़र में आनंद की तलाश वैध है। मैं आनंद की तलाश के लिए फुहुआ बिल्डिंग भी जा सकती हूँ। ठीक है, मैं अब सोने जा रही हूँ। मुझे जाने दो। जब वू यंग ने उसे यह कहते हुए सुना कि वह आनंद की तलाश में फुहुआ बिल्डिंग जा रही थी, तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने उसकी ओर देखा लेकिन बोला नहीं। मैंने तुमसे कहा था जाने दो। मैं अब सोने जा रही हूँ। सूमो ने अपना हाथ दूर धकेलने की कोशिश की। वू यंग ने न केवल जाने नहीं दिया, बल्कि उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया। उसने काफी ताकत का इस्तेमाल किया और सूमो के हाथ को तब तक दबाया जब तक कि उसे चोट न लग गई। सूमो ने भौहें चढ़ा दी। वह थोड़ी गुस्से में थी। जाने दो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। जब वू यंग ने उसकी बातें सुनी, तो उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी। आप दोबारा फुहुआ बिल्डिंग में नहीं जा सकते। वू यंग ने धीमी आवाज में कहा। तुम मुझे नियंत्रित करने वाले कौन हो? सूमो ने जवाब दिया। वू यंग ने अचानक उसकी कमर पकड़ ली और उसे दरवाजे के सामने धकेल दिया। उसकी आंखों में स्वामित्व की झलक थी। अब तुम मेरी हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वू यंग अपने होठों को बंद करने के लिए नीचे झुक गया। मम्मा, क्या हो रहा है? वू यंग ने उसे फिर से जबरन छूमा। सूमो को लगा कि एक मॉडर्न महिला के रूप में वह इतनी कमजोर नहीं हो सकती। यह सोचते हुए, सूमो ने वू यंग की कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और अप्रत्याशित रूप से अपनी स्थिति बदल दी और वू यंग को दरवाजे के खिलाफ धकेल दिया। घटनाओं के अचानक मोड़ ने वू यंग को कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया। वू यंग, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें चूमना नहीं आता। मैं तुम्हें सिखती हूँ। जैसे ही सूमो बोली, उसने अपने होंठ उसके होंठों पर दबा दिए और उसकी कोमल जीभ ने उसके बंद दांतों को खोल दिया। वू यंग इस नवीन भावना से प्रेरित था। न केवल उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, बल्कि उसका पूरा शरीर भी गर्म हो गया। थोड़ी देर के बाद, सूमो ने आखिरकार अपने होंठ छोड़ दिए। हालांकि उसने पहले भी कभी इस तरह चुंबन नहीं किया था, फिर भी आखिरकार वह एक आधुनिक महिला थी। हो सकता है कि उसने सुअर का मांस न खाया हो, लेकिन कम से कम उसने सुअरों को दौड़ते तो देखा था। वैसे भी, चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी इस प्राचीन व्यक्ति वू यंग से अधिक मजबूत थी। सूमो अभी भी खुद को खुश कर रही थी जब उसने ऊपर देखा तो वू यंग उसे घूर रहा था, उसकी आंखों में इच्छा भर रही थी। आप, इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाती, वू यंग ने फिर से अपनी बांह उसकी कमर के चारों ओर लपेट दी और उसके होंठों को बंद करने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उन्होंने सूमो के पिछले कार्यों का थोड़ा थोड़ा पता लगाते हुए अनुसरण किया। सूमो को तब तक चूमा गया जब तक उसका दिमाग घूम नहीं गया और उसका सिर बेहोश नहीं हो गया।
क्या यह वू यंग किसी प्रकार का सीखने वाला देवता था? क्या वह इतनी जल्दी चीजें सीख सकता है? कौन जानता है कि वू यंग को आखिरकार रिहा करने में कितना समय बीत गया। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए दोनों ने जोर जोर से सांसें ली। सूमो, वू यंग की कर्कश आवाज सुनाई दी। मैं वास्तव में आनंद की तलाश में वेश्यालय में नहीं गया था। तुम्हारे अलावा मैंने किसी अन्य लड़की को नहीं छुआ है। सूमो के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। उसने अपनी उंगली बढ़ाई और उसके होठों पर ब्रश किया। अभी भी काफी नर्म। तुम्हारा तो नर्म है, वू यंग ने गंभीरता से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वू यंग के गंभीर शब्दों ने सूमो को अनुचित तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। अत्सक, वो बहुत गंदी सोच वाली थी। उसके पास किसी को देखने का चेहरा नहीं था। उसने जानबूझकर खांसते हुए वू यंग का आलिंगन छोड़ दिया। उसने अपनी नाक को छुआ। बहुत देर हो गई है, तुम्हें वापस जाकर सो जाना चाहिए। वू यंग ने भौहें चढ़ा दी। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं नहीं, मुझे आप पर विश्वास है। मेरा मानना कि आप आनंद की तलाश में नहीं गए थे, लेकिन अब सचमुच बहुत देर हो चुकी है। हमें आराम करना चाहिए, है ना? तभी वू यंग ने राहत की सांस ली। ठीक है, तुम आराम करो। मुझे पता है। जल्दी करो और वापस जाओ। सूमो ने उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। शुभ रात्रि। सूमो ने उसकी ओर देखकर पलकें झपकाईं और दरवाजा बंद करने ही वाली थी। उसे इस तरह देखकर वू यंग धीरे से मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। रुको, यह क्या है? सूमो ने अपना सिर बाहर निकाला। वू यंग करीब आया और उसके होठों को फिर से हल्के से चूमा। अच्छी तरह से आराम करो। मैं तुम्हें कल से हल्कापन कौशल सिखाना शुरू करूंगा। ठीक है। सूमो ने दरवाजा बंद कर दिया और उसके सामने झुककर आंटी की तरह मुस्कुराने लगी। और वू यंग जाने से पहले बहुत देर तक दरवाजे के बाहर खड़े उसे देखता रहा। चैप्टर 46। अगली सुबह भोर के समय आकाश में चमक शुरू ही हुई थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज से सूमो जाग गई। वो करवट लेना चाहती थी और सोती रहना चाहती थी, लेकिन दस्तकें जारी रहीं, उसके सिर में तेज गड़गड़ाहट होती रही। आह, यह कौन है? सूमो ने गुस्से में अपना कंबल फेंक दिया। वह सुबह काफी चिड़चिड़ी थी और गुस्से से दरवाजे की ओर देख रही थी। बेहतर होगा कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण हो, अन्यथा मैं तुम्हें पूरी तरह से कुचलने जा रहा हूँ। सूमो हड़बड़ाहट में बिस्तर से उठी, एक लबादा पहना और दरवाजा खोलने चली गई। उसने बाहर खड़े वू यंग को गुस्से से देखा। वू यंग, तुम क्या कर रहे हो? सूरज मुश्किल से निकला है। क्या तुम प्राचीन लोग सोते नहीं हो? उसका क्रोधित रूप देखकर वू यंग थोड़ा भ्रमित हो गया। तुम्हें क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें फिर से क्रोधित कर दिया? क्या तुम वही नहीं थे जो हल्केपन की तकनीक सीखना चाहते थे? वू यंग पूरी तरह से हतप्रभ था। अगर मैं हल्केपन की तकनीक सीखना भी चाहूं, तो भी इतनी जल्दी शुरुआत करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी 6 बजे भी नहीं हुए हैं। सूमो चिल्लाया। जल्दी, यह पहले से ही खरगोश का समय है। सूमो ने अपनी आंखें घुमाईं और अपने पैर पटक दिए। कितना कष्टप्रद। तो तुम्हें सीखना है या नहीं? वू यंग ने अनिश्चितता से पूछा। आपने मुझे पहले ही जगा दिया, बेशक मैं सीखना चाहती हूँ। सूमो ने बेबसी से कहा। बस मुझे कपड़े बदलने के लिए 1 मिनट का समय दीजिए। सूमो के कपड़े बदलने और वापस बाहर आने के बाद वू यंग दरवाजे के सामने झुककर उसका इंतजार कर रहा था। उसे लाल रंग के कपड़े पहने देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। लाल रंग पहनना उन पर बहुत जंच रहा था, और उनके बालों का रंग भी उनसे अलग था, लेकिन किसी कारण से उन्हें यह काफी खूबसूरत भी लगा। संक्षेप में, सुंदरता प्रेमी की आंखों में होती है। वू यंग की निगाहें देखकर सूमो उसे देखकर आकर्षक ढंग से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। आप क्या सोचते हैं? क्या आप मेरे खूबसूरत रूप से चकित हैं? सूमो ने जानबूझकर अपने बालों का एक गुच्छा अपनी उंगली के चारों ओर घुमाया। वू यंग ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह आगे बढ़ा और उसे कमर के चारों ओर अपनी बाहों में खींच लिया। उसने उत्तर दिया, हाँ, और आपने कितने अन्य लोगों को चकाचौंध किया है।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कभी कभी सुमो को पता चला कि वो यंग फ्लर्ट करने में उससे भी बेहतर था, और उसने इसे इतने गंभीर चेहरे के साथ किया, कोई कैसे इसका सामना कर सकता था। हे चकाचौंध, बस तुम ही काफी हो। सुमो ने पंजों के बल ऊपर उठकर उसके होठों को चूमा और हंसते हुए कहा, वह एक सुप्रभात चुंबन था। वू यंग ने उसकी आंखों में देखा, उसकी अपनी नजर उसे झुलसाती हुई लग रही थी। आपने कल रात इस तरह चुंबन नहीं किया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सुमो उसके आलिंगन से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन वू यंग ने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर बंद कर दी थीं, और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। हे भगवान, वू यंग की मार्शल आर्ट उससे अधिक मजबूत थी, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह अब से पूरी तरह से उसकी दया पर निर्भर होगी? वू यंग, डोंट टेक लिबर्टीज। सुमो ने उसकी ओर घूर कर देखा। सुमो, तुमने ही मुझे सबसे पहले उकसाया था। वू यंग ने धीमी आवाज में कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। खैर, उसके पास इसके लिए कोई खंडन नहीं था। वह मान गई और उसके होठों को चूमने के लिए झुक गई। वू यंग ने चुंबन को गहरा करने के लिए आगे बढ़ते हुए अपना एक हाथ उसके सिर के पीछे रखा। ऐसा लग रहा था कि उसे सुमो के साथ इस तरह से प्यार हो गया है। थोड़ी देर के बाद वू यंग ने आखिरकार उसे रिहा कर दिया, थोड़ी जोर से सांस लेते हुए। सुमो को भी उसके चुंबन से चक्कर आ गया और उसकी सांसें थम गईं। हालांकि कल ही जब उसने उसे पढ़ाया था, तो ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही काफी निपुण हो गया है। वहाँ, क्या अब आप संतुष्ट हैं? सुमो ने उसकी ओर देखकर आंखें झपकाईं। वू यंग ने उसके कमर के चारों ओर अपनी पकड़ ढीली करते हुए एक सांस छोड़ी, अपने शरीर के माध्यम से तीव्र गर्मी महसूस की, जैसे कि अंदर आग जल रही हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, ऐसा लग रहा था कि आंतरिक ऊर्जा का संचार हो रहा है, और उसका पहले से गर्म शरीर धीरे धीरे सामान्य हो गया। सुमो ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। आप क्या कर रहे हो? एक क्षण के बाद वू यंग ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, आग बुझाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हे सुमो ने शर्मिंदा होकर हंसी। तो आंतरिक शक्ति होने का भी यह लाभ है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपका आत्म नियंत्रण इतना मजबूत है। वू यंग ने उसकी ओर देखा। मेरा आत्म नियंत्रण इतना मजबूत होना जरूरी नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक्सप्रेशनलेस नो माउथ फेस सुमो ने फैसला किया कि अब से वह वू यंग को फिर कभी नहीं उकसाएगी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उस पर लगभग प्रतिघात किया जा रहा हो और उसे मौत के घाट उतार दिया गया हो। उसने उसे घूर कर देखा। तो क्या अब हम हल्केपन की तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं? ठीक है। वू यंग ने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ आंगन में चला गया। जब सांगली और अन्य लोग उठे, तो यह पहले से ही ड्रैगन का समय था। वे आंगन में आए और सुमो और वू यंग को अभ्यास करते देखा, जबकि यू यफान एक तरफ बैठकर उन्हें देख रहा था, कभी कभी उनकी हरकतों की नकल कर रहा था। यू यफान ने अपना मेकअप धो लिया था और साधारण कपड़े पहने थे, वह बिल्कुल एक आकर्षक युवा लड़के की तरह लग रहा था। सांगली और अन्य लोगों को ऊपर देखकर सुमो ने तुरंत अपना अभ्यास बंद कर दिया। सिस्टर ली, आप लोग ऊपर हैं। सुमो कुछ समय से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही थी, और उसका पूरा शरीर तरोताजा और साफ महसूस कर रहा था। सुमो, इतनी लगन से काम कर रही हो। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए इतनी जल्दी उठ गई। सांगली ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो हान आगे बढ़ी, फिर भी यू यफान को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। अरे, कितना अच्छा धूप वाला लड़का है। भूत के रूप में क्यों तैयार हो? तुम पिछली रात की तुलना में इस तरह बहुत बेहतर लग रहे हो। यू यफान अजीब तरह से मुस्कुराया। मुझे खेद है। गलती करना मानवीय है, क्षमा करना दैवीय है। हम इसे आपके विरुद्ध नहीं रखेंगे। बहनों, क्या मैं अभी यहीं रह सकता हूँ? यू यफान ने अस्थायी रूप से पूछा। निश्चित रूप से, इस आंगन में केवल 6 कमरे हैं, प्रति व्यक्ति एक ही उपयुक्त है। जियो हान ने लापरवाही से कहा।
यू यफान ने खुशी से कहा, धन्यवाद बहनों, आप सभी बहुत दयालु हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने न केवल उसे डराने के लिए भूत का रूप धारण करने के लिए दोषी ठहराया, बल्कि उसकी पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में जानने के बाद भी उसे यहाँ रहने देने को तैयार थे। हम बस एक दुकान खोजने के लिए शहर में जाने के बारे में सोच रहे थे। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में शहर के आसपास बेचने के लिए कोई दुकान है? सांगली ने पूछा। यू येफान ने एक पल के लिए सोचा। वहाँ है। मैं आपको देखने के लिए ले जा सकता हूँ। आप सभी किस तरह की दुकान खोलने की उम्मीद कर रहे थे? मुख्य रूप से मनोरंजन सबसे अच्छा अगर यह एक जीवंत क्षेत्र में है, जहां अमीर लोग इकट्ठा होते हैं। तब आप नॉर्थ स्ट्रीट के चारों ओर जा सकते हैं। अधिकांश रेस्तरां, चाय घर, जुए के अड्डे, वेश्यालय आदि वहीं स्थित हैं। यू यफान ने कहा, बहुत बढ़िया, फिर हम आपको बाद में हमें वहां ले जाने के लिए परेशान करेंगे। यू यफान मुस्कुराया, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मुझे ही आपको धन्यवाद देना चाहिए, मैं अभी तक आपका नाम भी नहीं जानता। सांगली ने बारी बारी से उनका परिचय कराया। परिचय के बाद वह खड़ा हुआ और वू यंग के पास गया, सीधे उसके सामने घुटने टेक दिए। इस कदम ने उन्हें सचमुच चौंका दिया। आप क्या कर रहे हो? किनारे पर खड़ी सुमो जल्दी से उसकी मदद करने के लिए चली गई। मैं इस युवा नायक से मुझे शिष्य के रूप में लेने के लिए कहना चाहता हूँ। यू यफान ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक्सप्रेशनलेस नो माउथ फेस युवा नायक। वू यंग ने उसकी ओर देखा, उसकी निगाहें कुछ ठंडी थीं। मैं शिष्यों को नहीं लेता। आप बहुत शक्तिशाली हैं, मैं वास्तव में अच्छी तरह से मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी और अपनी बहन की रक्षा कर सकूं। कृपया, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। यू यफान ने सीधे वू यंग को प्रणाम किया। सभी लड़कियां स्तब्ध होकर किनारे पर खड़ी थीं, सहज रूप से वू यंग की ओर देख रही थीं। मैं इसे फिर से कहूंगा, मैं शिष्यों को नहीं लेता हूँ। वू यंग ने भावहीन होकर कहा। चैप्टर 47। यू यफान ने देखा कि वो वू यंग को हिला नहीं सकता, इसलिए वह तुरंत सुमो की ओर मुड़ा और कहा, सिस्टर सुमो, आप काफी सक्षम हैं, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में क्यों नहीं लेती? मैं निश्चित रूप से भविष्य में आपको अच्छा प्रतिफल दूंगा। मैं। सुमो एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। एक शिष्य ले लो, ऐसा करना एक दिलचस्प बात लगती है। एक शिष्य के साथ, क्या उसके पास काम चलाने के लिए कोई नहीं होगा? वो यह भी अनुभव कर सकती थी कि गुरु बनना कैसा होता है। सुमो बस सहमत होने ही वाली थी, तभी वू यंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने इसे मना किया है। आह, क्यों? देखो वह कितना ईमानदार है, घुटने टेक रहा है और दंडवत कर रहा है। सुमो ने कहा। मैंने कहा नहीं, तो नहीं। वू यंग ने गंभीरता से कहा। सुमो ने असंतुष्ट होकर उसकी ओर देखा। वू यंग, भले ही तुम मेरे प्रेमी हो, क्या तुम्हारा नियंत्रण कुछ अधिक व्यापक नहीं है? यहाँ तक मैं जिसे शिष्य के रूप में लेती हूँ वह भी तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक्सप्रेशनलेस नो माउथ फेस। वू यंग ने गुस्से में अपना हाथ छोड़ दिया और यू यफान की ओर देखा। तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो, है ना? फिर मैं तुम्हें अंदर ले लूंगा। सुमो। एक्सप्रेशनलेस नो माउथ फेस। खुलेआम किसी को छीनना। यू यफान ने खुशी से वू यंग को प्रणाम किया। धन्यवाद, मास्टर। फिर वह मुड़ा और सुमो को प्रणाम किया। धन्यवाद, मास्टर की पत्नी। सुमो। एक्सप्रेशनलेस नो माउथ फेस। एक्सप्रेशनलेस। यू यफान को सुमो को अपने मालिक की पत्नी कहते हुए सुनकर वू यंग वास्तव में मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तीनों दर्शक भी हंसे बिना नहीं रह सके। इस यू यफान के पास वास्तव में कुछ अंतर्दृष्टि है। इसके बाद यू यफान उन्हें लैंड सिटी में बेई स्ट्रीट पर ले गया। समूह ने सुबह क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और एक दुकान को पसंद किया। दुकान मूल रूप से एक चाय घर थी, लेकिन चूंकि यहाँ आसपास बहुत सारे चाय घर थे, इसलिए प्रतिस्पर्धा भयंकर थी और व्यवसाय अच्छा नहीं था। इसमें कुल 2 मंजिलें थीं। पहली मंजिल पर हॉल था और दूसरी मंजिल पर निजी कमरे थे। हॉल में एक छोटा मंच था जहां वे कभी-कभी ओपेरा और कहानी सुना सकते थे।
उन सभी को लगा कि दुकान बहुत अच्छी है, इसलिए वे तुरंत मालिक के साथ कीमत पर सहमत हो गए और परिसर को आधिकारिक तौर पर पट्टे पर देने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह देखकर कि वे इतने निर्णायक थे, बॉस ने उन्हें दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया क्योंकि दोपहर हो चुकी थी। भोजन के बाद समूह चाय घर पर एक बार फिर नजर डालने के लिए वापस चला गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी परिसर किराए पर ले लेंगे। मैंने सोचा कि हमें लंबे समय तक देखना होगा। सिया मियाओ मियाओ ने खुशी से कहा। सांगली ने कहा, हमें जगह को फिर से सजाना होगा। मियाओ मियाओ, वापस जाओ और आज योजना बनाओ। यह सबसे अच्छा होगा अगर हम इसे 5 दिनों के भीतर व्यवसाय के लिए खोल सकें। सिस्टर ली, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो सीधे हमें ऑर्डर करें। सुमो ने कहा। सांगली मुस्कुराए। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से समारोह में खादी नहीं होगी। समय आने पर मैं चीजें खरीदने का काम आप और वो यंग पर छोड़ दूंगी। कोई बात नहीं, सुमो हंसे। उन्होंने तुरंत चाय घर को सजाने की योजना पर चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने नाम भी बदलकर 4 ब्यूटीज पवेलियन रख दिया। जितना अच्छा नाम, उतना अच्छा व्यवसाय। उस रात जिया मियाओ मियाओ और सांगली ने आवश्यक आपूर्ति की एक सूची बनाई। कुछ चीजें आसानी से बनी हुई खरीदी जा सकती हैं जबकि आप और वो यंग उन्हें कल खरीदने जा सकते हैं। कुछ चीजों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, इसलिए मियाओ मियाओ और मैं ऑर्डर देंगे। सियाहान यहाँ रह सकते हैं और इंटीरियर डिजाइन का ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, मेरा क्या? यू यफान ने जियो हेई को गले लगाते हुए गंभीरता से पूछा। मैं भी मदद कर सकता हूँ। सांगली ने उसकी ओर देखा, क्या तुम्हें कंधे में चोट नहीं लगी? बस घर पर रहो और जियो हेई का ख्याल रखो। यह सिर्फ एक छोटी सी चोट है, यह बीच में नहीं आएगी। मैं अपने मास्टर और मास्टर की पत्नी के साथ जाऊंगा। मैं लैंड सिटी के विक्रेताओं को अच्छी तरह से जानता हूं और कहां से सस्ते में सामान मिलता है। इसके अलावा यू यफान ने सुमो और वू यंग को देखा। मास्टर और मास्टर की पत्नी स्पष्ट रूप से मोलभाव करना नहीं जानते। आपको निश्चित रूप से नुकसान होगा। सुमो और वू यंग। एक्सप्रेशनलेस नो माउथ फेस सांगली ने इसके बारे में सोचा। सुमो वास्तव में मोलभाव करना नहीं जानती थी। जहां तक यंग की बात है, कहने की जरूरत नहीं है, वह भी निश्चित रूप से नहीं जानता होगा। ठीक है, फिर उनके साथ जाओ, सांगली ने कहा, और इसलिए जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से विभाजित की गईं। अगली सुबह वू यंग ने हमेशा की तरह हल्केपन कौशल का अभ्यास करने के लिए सुमो को बुलाया। यू यफान भी उनके साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए उठे। नाश्ते के बाद ही समूह फिर से बाहर निकला। सांगली और जिया मियाओ मियाओ महाजोंग टेबल, कार्ड गेम टेबल आदि का ऑर्डर देने के लिए एक बढ़ई के पास चित्र लेकर आए। दोनों ने अभी अभी बॉस के साथ विशिष्टताओं पर बातचीत पूरी की थी और पहले से ही प्यासे महसूस करते हुए बाहर आए थे। सिस्टर ली, चलो कुछ चाय ले आओ। मुझे बहुत प्यास लगी है, जिया मियाओ मियाओ ने अपने हाथ से पंखा झलते हुए कहा। गर्मियां करीब आ रही थीं और यहाँ का मौसम पहले से ही गर्म था। दोनों ने प्राचीन परिधान पहने हुए थे और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे किसी भाप कमरे में हों। ठीक है, चलो चाय पीने के लिए सड़क किनारे एक ठेले पर चलते हैं। दोनों पास में सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर पहुंचे और एक पॉट चाय का ऑर्डर दिया। इस प्रकार की सड़क किनारे चाय की दुकानें चाय घरों से भिन्न थीं। वे उच्च व्यावसायिक गतिविधि वाले क्षेत्रों में स्थित थे और मुख्य रूप से यहाँ श्रमिकों की प्यास बुझाने के लिए अस्तित्व में थे, इसलिए वे बहुत उच्च श्रेणी के नहीं थे। सांगली ने अभी चाय के कुछ कौर ही पिए थे, तभी उसने देखा कि कुछ हटे कट्टे आदमी बहुत दूर से लाल कपड़े पहने एक आदमी को अपनी ओर खींच रहे थे। सांगली ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली, यह महसूस करते हुए कि वो आदमी बहुत परिचित लग रहा था। जब उसने लाल कपड़े पहने आदमी की ओर देखा तो उसका दिल बैठ गया। यह वह युवक था जिसे फुहुआ बिल्डिंग से गूजी कहा जाता था। घृणित, इतनी अशुभता, आखिर यह क्या है? उसे वास्तव में एक भयानक बीमारी हो गई और 4 या 5 दिनों के बाद भी वह ठीक नहीं हुआ है। उसने किंगफिग को भी संक्रमित कर दिया। मुझे लगता है कि आप बस मरने के लिए कह रहे हैं।
ठग ने गुजी को एक पैर से नीचे गिरा दिया। गुजेड के हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। वो जमीन पर गिर गया। घसीटे जाने के कारण उसकी कलाइयों की त्वचा फट गई और खून बहने लगा। चूंकि तुम भूत की तरह बन गए हो, हम तुम्हें केवल अखाड़े में ही बेच सकते हैं। ठग गुजी को रस्सी से खींचने के लिए आगे बढ़ा। गुजी को जमीन पर दर्दनाक तरीके से घसीटा गया। वह बेहद दुखी लग रहा था। यह देखकर सांगली के मन में क्रोध की लहर उमड़ पड़ी। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और उनकी ओर बढ़ी। सिस्टर ली, सिया मियाओ मियाओ को बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने पकड़ने की जल्दी की। रुकना, सांगली की ठंडी आवाज सुनाई दी। कुछ ठगों ने उसकी ओर देखा। ओह, यह फिर से यही युवा महिला है। उनमें से एक ने उसे पहले फुहुआ बिल्डिंग में देखा था। सांगली की आवाज सुनकर गुजी ने भी अपना सिर उठा लिया। सांगली को देखकर उसे आशा की किरण जगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? सांगली ने गुस्से में कहा। मिस, क्या आप हमारे मामलों में बहुत ज्यादा ताक झांक नहीं कर रही हैं? इस बच्चे को एक भयानक बीमारी हो गई और उसके पूरे शरीर पर लाल चकत्ते पड़ गए। वो कई दिनों के बाद भी ठीक नहीं हुआ है और पहले ही दूसरों को संक्रमित कर चुका है। हम उसे अब फुहुआ बिल्डिंग में नहीं रख सकते। सांगली ने गुजी की ओर देखा। उसका चेहरा सचमुच भयावह लाल धब्बों से ढका हुआ था। वह जानती थी कि यह उस दवा के कारण था जो उसने उसे पहले दी थी, लेकिन यह संक्रामक नहीं थी। आप उसे कहाँ लाने जा रहे हैं? सांगली ने गंभीरता से पूछा। हमने उसे खरीदने में पैसा खर्च किया। बेशक हम नुकसान नहीं उठा सकते। हम उसे अखाड़े को बेचने जा रहे हैं। सांगली की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इससे पहले कि दया का वह निशान उसके दिल में फिर से उभर आता, जो लंबे समय तक बना रहा और उसे दूर करना मुश्किल था। अगर वह देखती कि आज गुजी को अखाड़े में बेच दिया गया, तो वह निश्चित रूप से दोषी महसूस करेगी। सांगली ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, कितना? मैं उसे तुमसे खरीदूंगी। ठग आश्चर्यचकित रह गए। मिस, क्या आप निश्चित हैं? जिस तरह से वह अब आधा आदमी आधा भूत दिखता है, वह आपको पसंद है? शब्द बर्बाद करना बंद करो। बस अपनी कीमत बताओ। गुजी ने सांगली को अटूट दृष्टि से देखा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह उसे खरीद लेगी। चैप्टर 48। सांगली ने एक पल के लिए सोची। तो चलिए ऐसा करते हैं, जब हमने शुरू में उसे खरीदा था, तो उसके अच्छे दिखने के कारण हमने 50 टन चांदी का भुगतान किया था। आप बस हमें 50 टन चांदी दे दीजिए। अब जब वह ऐसा दिखता है, तो हम आपसे पैसे नहीं कमाएंगे। किसी की आज़ादी वापस खरीदने के लिए 50 टैल्स वास्तव में बहुत सस्ता था, लेकिन वे वर्तमान में शेडोलेस के पैसे का उपयोग कर रहे थे, और यह उनकी दुकान खोलने का महत्वपूर्ण क्षण था। 50 टेल्स भी कोई छोटी रकम नहीं थी। मियाओ मियाओ, जुइमो ने तुम्हें जो दिया था उसमें से तुम्हारे पास अभी भी कितने पैसे हैं? सांगली ने पूछा। जुइमो ने जो चांदी का नोट दिया था वह 100 टन का था। हमने दुकान स्थापित करने और चीजें खरीदने पर काफी खर्च किया है। सिस्टर ली, यदि आप उसे वापस खरीदना चाहती हैं, तो हो सकता है हमारे पास पैसे की थोड़ी कमी हो, और जब से हमने अभी अभी दुकान खोली है, हम निश्चित रूप से ज्यादा कमाई नहीं कर पाएंगे। सिया मियाओ मियाओ ने कहा। सांगली को भी लगा कि उसे इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि गुजी की आज़ादी खरीदने के लिए इतना पैसा खर्च कर दे। उसकी दयनीय और दयनीय स्थिति को देखकर वह वास्तव में उसकी उपेक्षा करना सहन नहीं कर सकी। सांगली आमतौर पर तर्कसंगत और निर्णायक थी, लेकिन अब वह आंतरिक रूप से संघर्ष कर रही थी। उसके तर्कसंगत पक्ष ने उससे कहा कि उसे गुजी को नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन उसका दिल यह देखने की इजाजत नहीं देता था कि उसे जानवरों का चारा बनने के लिए बेच दिया गया था। अगर वह यहाँ गुजी से नहीं मिली होती, तो शायद वह इतना दोषी महसूस नहीं करती। लेकिन वो उनसे मिली। मिस, क्या आप उसे खरीद रही हैं या नहीं? यदि नहीं, तो हम चले जाएंगे। बड़े आदमी ने सांगली को इतनी देर तक झिझकते देखा और अधीरता से कहा। रुकी। सांगली ने उन्हें रोका। मैं खरीदूंगी। सांगली ने गुजी की ओर देखा। गुजी ने भी उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया।
मियाओ मियाओ, उन्हें पैसे दो, सांगली ने हल्के से कहा। ओह, ठीक है, सिया मियाओ मियाओ ने जवाब दिया और अपने कपड़ों से एक 50 टन चांदी का नोट निकाला और बड़े आदमी को सौंप दिया। बड़े आदमी ने अपने कपड़ों से स्व विक्रय का एक दस्तावेज निकाला और उसे सांगली को सौंप दिया। मिस, तो हम पहले जाएंगे। बड़े आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई रस्सी सांगली की ओर फेंक दी। सांगली ने तुरंत रस्सी को जमीन पर फेंक दिया और गुजी की कलाइयों को बांधने वाली रस्सियों को खोलने के लिए आगे बढ़ू, जिससे उसे जमीन से उठने में मदद मिली। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? सांगली ने देखा कि उसके हाथ छिले हुए और कच्चे थे, और वह भौहें सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। बहन, गुजी की आंखें अथाह आंसुओं से चमकने लगीं। धन्यवाद, सांगली ने आह भरी। चलो पहले तुम्हारे हाथों पर पट्टी बांधने के लिए कुछ दवा खरीद लेते हैं। कोई जरूरत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजी ने अपनी आंखें नीची कर लीं। इससे कोई फर्क कैसे नहीं पड़ता? यह बहुत बुरी तरह से खरोंचा गया है। सांगली ने उसे अपने साथ खींच लिया और जिया मियाओ मियाओ को बुलाया। वे तीनों एक साथ फार्मेसी गए। फार्मेसी में सांगली ने खरोंच के लिए कुछ दवाएं और पट्टी बांधने के लिए धुंध खरीदी। वो गुजेड के पास गई और बोली, आप पहले बैठिए, मैं आपके लिए कुछ दवा लगाती हूँ और फिर आपके हाथ बांध देती हूँ। गुजी ने उसकी ओर देखा और आज्ञाकारी ढंग से सांगली के सामने बैठ गया। सांगली ने अपना हाथ उठाया और ध्यान से उसके हाथ पर कुछ औषधीय पाउडर लगाया। गुजी की नजर उसकी पतली, गोरी उंगलियों पर पड़ी और वह कुछ गुमसुम सा हो गया। सांगली द्वारा दवा लगाना समाप्त करने के बाद उसने उसके हाथों को धुंध से लपेट दिया। वहाँ, यह हो गया। अगले कुछ दिनों में अपने हाथ गीले मत करो। यह देखकर कि गुजी अभी भी चुप है और कोई जवाब नहीं दे रहा है, सांगली ने उसकी ओर देखा और उसे अचंभित होकर किसी चीज को घूरते हुए पाया। सांगली ने उसके सामने अपना हाथ लहराया। गुजी। गुजी तुरंत अपने होश में वापस आ गया। कुछ हद तक शर्मिंदा होकर उसने अपना सिर नीचे कर लिया। ओह हाँ, ठीक है, फिर चलते हैं। ठीक है। उन तीनों ने फार्मेसी छोड़ दी। सांगली ने गुजी को बाकी दवा और गौज दी। ये आपके लिए हैं। गुजी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। बहन, आपको धन्यवाद। सांगली ने स्व विक्रय का वह दस्तावेज निकाला और स्पष्ट स्वर में कहा। यहाँ, यह लो। गुजी ने आश्चर्यचकित होकर स्व विक्रय के उस कार्य को देखा। दीदी, ये है। अब से तुम स्वतंत्र हो। सांगली ने दस्तावेज उसके हाथ में दे दिया। आपके चेहरे पर ये लाल चकत्ते कुछ दिनों में ये अपने आप चले जाएंगे। अगर खुजली भी हो तो इसे खरोंचे नहीं, अन्यथा घाव हो सकता है। भविष्य में अधिक सावधान रहें और अपने आप को फिर से कहीं बिकने न दें। गुजी अपने हाथ में स्व बिक्री के दस्तावेज को देखता रहा, काफी देर तक अवाक रहा। सांगली ने उससे और कुछ नहीं कहा। उसने जिया मियाओ मियाओ को खींचा और जाने के लिए मुड़ी। गुजी की आंखों में लाली के संकेत प्रतीत हो रहे थे। क्यों? उसने उसे फिर से त्यागने के लिए ही उसे वापस खरीदा। बहन, गुजी ने उनका पीछा किया। सांगली अपनी जगह पर रुक गई और पीछे मुड़कर गुजी को भागते हुए देखा। क्यों? तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? गुजी ने पूछा कि उसने उन्हें कब पकड़ा। सांगली आश्चर्यचकित थी। यह मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही हूँ, बल्कि तुम्हें तुम्हारी आजादी दे रही हूँ। तुम अपने परिवार को ढूंढने जा सकते हो, जो चाहो करो। लेकिन मेरा कोई परिवार नहीं है। पहले क्या हुआ? तुम कहाँ रहते थे? क्या करते थे? सांगली ने पूछा। मैं। गुजी ने याद करने की कोशिश की लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मुझे नहीं पता। मुझे याद नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मैं उठा तो मेरे बगल में मेरा बड़ा भाई था। लेकिन उसने मुझे फ्लोटिंग स्प्लेंडर हाउस को बेच दिया। वो मेरा असली बड़ा भाई नहीं है। सांगली ने कुछ अनिश्चितता से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? आपको भूलने की बीमारी है। गुजी कुछ खोया हुआ लग रहा था। यह तो मैं भी नहीं जानता। मुझे सिर्फ इतना याद है कि जब मैं उठा तो मेरा नाम गुजी था। और कुछ नहीं। फिर तुम्हें यह क्यों याद है कि तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है? मुझे याद नहीं है,
लेकिन जब मैं उठा तो केवल वह मेरे पास था। उसने कहा कि वह मेरा बड़ा भाई था और मैं विद्रोही हो रहा था। पहाड़ों में बेवकूफी करते समय मैं गिर गया और मेरे सिर में चोट लग गई। गुजी ने अपने अतीत को याद करने का प्रयास किया। वो केवल इन बातों को याद रखने में सक्षम था। सिस्टर ली, ऐसा लगता है कि उसे सचमुच भूलने की बीमारी है। सिया मियाओ मियाओ ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो गिर गया हो और उसके सिर पर चोट लगी हो और उसके तथाकथित बड़े भाई ने उसे बेच दिया हो क्योंकि उसने उसे बेकार समझा था। सांगली ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उसकी संज्ञानात्मक और अभिव्यंजक क्षमताएं पूरी तरह से सामान्य हैं, क्योंकि जो दवा उसने उसे दी थी उससे कुछ भी फैलता नहीं था। लाइट ब्रीज संक्रमित क्यों हुआ होगा? यह स्पष्ट रूप से गुजी द्वारा लाइट ब्रीज को दी गई दवा थी, जो फ्लोटिंग स्प्लेंडर हाउस के लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उसके चेहरे पर चकत्ते संक्रामक थे। दीदी, मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हारे पीछे चलना चाहता हूँ। तुम जो चाहोगी मैं वही करूँगा। गुजी ने जल्दी से कहा। सांगली ने हल्के से हंसते हुए कहा, कुछ भी। अगर मैं तुमसे पैसे कमाने के लिए फ्लोटिंग स्प्लेंडर हाउस वापस जाने के लिए कहूँ तो क्या होगा? गुजी आश्चर्यचकित रह गया। उसने अपना सिर नीचे करते हुए धीरे से कहा, कुछ भी। इसके अलावा तो फिर आप क्या कर सकते हैं? सांगली ने पूछा। मैं। गुजी झिझका, फिर बहुत सोचा लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने कुछ भी नहीं सोचा। वो खुद को बिल्कुल बेकार समझकर कुछ परेशान महसूस कर रहा था। सांगली ने देखा कि उसके पास जो कुछ था वह सिर्फ एक सुखद चेहरा था, इसके अलावा वह संभवतः वास्तव में बेकार था। मैं भी नहीं जानता मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझसे कपड़े धुलवा सकते हैं, खाना बना सकते हैं, आंगन में झाड़ू लगा सकते हैं। सांगली ने उसे अनिश्चितता से देखा, क्या तुम वह सब कर सकते हो? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। गुजी ने बहुत ईमानदारी से बात की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सांगली ने आह भरते हुए कहा, इसे भूल जाओ। चूंकि तुम्हारे पास कहीं और जाने के लिए नहीं है, अस्थायी रूप से हमारे साथ रहने आओ। एक बार जब तुम्हें अपना परिवार फिर से मिल जाए, तो तुम वापस जा सकते हो। बहन आपको धन्यवाद। गुजी ने उसके शब्दों का केवल पहला भाग ही सुना। चैप्टर 49। जब सुमो और वो यंग फोर ब्यूटीज पवेलियन लौटे, तो वे पहले ही चीजें खरीदकर वापस आ चुके थे। वहां यू यफान के साथ उनकी खरीदारी अपेक्षाकृत आसानी से हो गई। अधिकांश समय यह यू यफान ही था जिसने बॉस के साथ कीमतों पर बातचीत की, और सुमो ने सिर्फ भुगतान किया। ली सिस्टर, आप लोग आखिरकार वापस आ गए। चलो दोपहर का भोजन करें, मैं भूख से मर रही हूँ, जिया मियाओ मियाओ ने कहा। सुमो अपने मुंह में कुछ चबा रही थी। वो आगे बढ़ी और सांगली के पीछे गुजी को देखा, और थोड़ा आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सकी। ली सिस्टर, वो कौन है? उसके चेहरे पर क्या खराबी है? मोमो, मैंने कुछ बहुत ही अतार्किक काम किया है जिसके बारे में मुझे आपको बताना होगा। सांगली ने अपने पीछे गुजी को देखा और उन्हें गुजी को खरीदने के कारण और प्रक्रिया के बारे में बताया। आखिरकार हम अभी वो यंग के पैसे का उपयोग कर रहे हैं। चलो गुजी को खरीदने के लिए पैसे को मुझसे व्यक्तिगत ऋण के रूप में माने। जब हमारी दुकान पैसे कमा लेगी और बोनस को विभाजित कर देगी, तो मैं वो यंग को वापस भुगतान कर दूंगा। क्या वो यंग का पैसा मेरा पैसा है और मेरा तुम्हारा है? और तुम अभी भी मेरे साथ विनम्र हो रहे हो? सुमो हंसे। तुम जो चाहो करो। आखिरकार मैं भी वही कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। ही सांगली मुस्कुराए और सुमो के सिर पर हाथ फेरा। मोमो, धन्यवाद। सुमो ने मुड़कर वू यंग की ओर देखा। वू यंग, यह अच्छा है कि आपके पास पैसा है, अन्यथा हम उत्तर पश्चिमी हवा पी रहे होते। वू यंग ने उसकी ओर देखा। यहाँ आओ। सुमो खुशी से उछल पड़ी। क्या चल रहा है? वू यंग ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और झुककर उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, आज रात मुझे तुम्हें और चूमने दो, बस इतना ही। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ओह माय, वो यंग उससे भी अधिक कामुक कैसे है? पहले वह तपस्वी रूप एक कृत्य रहा होगा, है ना? लानत है,
वो पाने के लिए कड़ी मेहनत करने में काफी अच्छा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वू यंग को संभाल नहीं सकती। सूमो ने अचानक पंजों के बल चलते हुए उसके गाल को चूम लिया। आज रात तक इंतजार क्यों करें? अगर तुम मुझे अभी चूमो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वू यंग, वह वास्तव में अभी भी इतने सारे लोगों के सामने उसे चूमना स्वीकार नहीं कर सका, लेकिन सूमो स्पष्ट रूप से उसे चुनौती दे रही थी। सूमो ने उस पर अपनी भौहें उठाईं। वू यंग ने शांत भाव से उसकी ओर देखा। एक सज्जन अपना बदला खुद ही लेते हैं, जल्दबाजी में नहीं। ठीक है, कुत्ते का खाना काफी है। क्या हम अब भी खा रहे हैं? जियो हान ने पुकारा। बाकी लोग हंसे बिना नहीं रह सके। गुजी की नजर पूरे समय सांगली पर टिकी रही। सांगली ने पलटकर गुजी की ओर देखा। आइए मैं आपका परिचय करा दूं। ये सभी मेरे अच्छे दोस्त हैं। सांगली ने एक एक करके सभी से उनका परिचय कराया। गुजी ने सिर हिलाया और पूछा, बहन, क्या आप सभी लैंड सिटी से नहीं हैं? नहीं, हम वास्तव में बहुत दूर से हैं। हम अभी अस्थायी रूप से यहाँ रह रहे हैं। हम भविष्य में वापस जाएंगे। भविष्य में? कब? गुजी ने पूछा। पता नहीं, हमें भी यकीन नहीं है। हम बस प्रवाह के साथ बहेंगे। सांगली ने सूमो को वू यंग के साथ घूमते हुए देखा, और फिर जियो हान और जिया मियाओ मियाओ को तरबूज के बीज खाते हुए देखा। उन चारों को नहीं पता था कि वे यहाँ कितने समय तक रहेंगे। वो सूमो के साथ खजाने के नक्शे पर चर्चा करना चाहती थी, लेकिन वो यंग के साथ अपने रिश्ते को प्रभावित करने से डरती थी। लेकिन उसका और वो यंग का अलग होना तय था। गुजी ने सांगली की ओर देखा और पाया कि उसके मन में कुछ चल रहा है, लेकिन उसके पास अब इसके बारे में पूछने का कोई कारण नहीं था। समूह खाने के लिए बाहर गया, फिर दोपहर में फोर ब्यूटीज पवेलियन में लौटा और खरीदी गई चीजों को व्यवस्थित किया। उनमें से सातों ने अंततः इसे पूरा करने से पहले एक दोपहर तक काम किया। वाह, यह बहुत अच्छा लग रहा है। सूमो ने ऊपर मंच की ओर देखते हुए कहा। मियाओ मियाओ, भविष्य में वह मंच तुम्हारा होगा। सिया मियाओ मियाओ कई कलाओं में प्रतिभाशाली थीं। वाद्य यंत्रों, शतरंज, सुलेख और चित्रकला में उसकी तुलना यहाँ कोई नहीं कर सकता। जब हम महाजोंग टाइलें और गेम कार्ड बनाना समाप्त कर लेंगे, तो हम कुछ दिनों में व्यवसाय के लिए खुल जाएंगे। जब वे रात में किंगलिन कोर्टयार्ड लौटे, तो उन्हें एहसास हुआ कि वहां केवल 6 कमरे थे, जबकि अब वहां 7 लोग थे। गुजी और मैं एक साथ क्यों नहीं रहते? यीफान ने स्वेच्छा से काम किया। नहीं, आप और गुजी दोनों घायल हैं। आप दोनों का एक साथ सोना उपयुक्त नहीं है, सांगली ने कहा। मोमो, हम एक साथ क्यों नहीं सोते? हम उनके लिए एक कमरा छोड़ सकते हैं। मैं किसी भी चीज से ठीक हूँ। सूमो ने उदासीनता से कहा। नहीं, वू यंग की आवाज आई। उन्होंने थोड़ा रुकते हुए कहा, मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए आपको हर दिन बहुत जल्दी उठना होगा। इससे दूसरों को परेशानी होगी। अरे हाँ, सूमो को देर से एहसास हुआ। मैं लिटिल हान के साथ क्यों नहीं सोता? सिया मियाओ मियाओ ने कहा। जब हम बाई परिवार में थे तब भी हम एक साथ सोते थे। बहुत बढ़िया। मुझे मुलायम मियाओ मियाओ को गले लगाकर सोना बहुत पसंद है। जियो हान ने जिया मियाओ मियाओ को गले लगाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सिया मियाओ मियाओ अपनी आंखें घुमाना चाहती थी। सांगली और जियो हान कमरों को साफ करने और बिस्तर बदलने के लिए गए। गुजी, आप यहाँ रह सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताएं, सांगली ने कहा। ठीक है, धन्यवाद, बहन। मैं भविष्य में आपकी दयालुता का बदला अवश्य चुकाऊंगा। गुजी ने बहुत ईमानदारी से कहा। सांगली मुस्कुराए। मुझे बदला चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस दौरान मुझे कोई परेशानी मत पहुंचाना। ममम, मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा। गुजी ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसका गंभीर रूप देखकर सांगली धीरे से मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जल्दी आराम करो। दीदी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? गुजी ने सावधानी से कहा। आगे बढ़ो। आपने मुझे क्यों खरीदा? आपने पहले फू हुआ बिल्डिंग में मुझे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था। मैंने कहा, उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे,
इसलिए निश्चित रूप से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिस पर मुझे भरोसा न हो। आज के लिए, सबसे पहले, मेरे पास आपको खरीदने के लिए पर्याप्त चांदी थी, और दूसरी बात, मैं वास्तव में आपको अखाड़े में बिकते हुए नहीं देख सकता था। बस इसे काम पर मेरी दया समझें। अगर ये कोई और होता तो क्या आप भी इन्हें खरीद लेते? गुजी ने पूछा। सांगली ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैं काल्पनिक सवालों का जवाब नहीं दे सकता। गुजी ने अपनी आंखें नीची कर लीं। बहन, जब से तुमने मुझे खरीदा है, अब से मैं तुम्हारा आदमी हूँ। मुझे मत छोड़ना। सांगली उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराया। क्षमा करें, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ नहीं रखूंगा। जब तुम्हें अपना परिवार मिल जाए, तो तुम जा सकते हो। इतना कहने के बाद सांगली मुड़ा और चला गया। गुजी ने बहुत देर तक अपनी निगाहें नहीं हटाते हुए सांगली की प्रस्थान आकृति को देखा। उसके दिमाग में अचानक चक्कर आ गया, और उसकी मूल रूप से स्पष्ट आंखें अचानक थोड़ी भयावह हो गईं। अगले ही पल उसकी दाहिनी पुतली उसके लाल कपड़ों की तरह लाल हो गई। गुजी ने अवचेतन रूप से अपनी दाहिनी आंख को ढक लिया। पफ्फ, उसने मुंह से खून उगल दिया, जिससे वह बच गया। अगले ही पल, वह फिर से अचंभित लग रहा था। उसकी आंखों में भ्रम का भाव था और वह जमीन पर पड़े खून के धब्बों को देख रहा था। उसने अपनी आंखों को ढंकते हुए अपना हाथ नीचे कर लिया। उनकी दाहिनी पुतली अब सामान्य हो गई थी। उसने अपने हाथ को देखा, फिर जमीन पर पड़े खून को। मैं कौन हूँ? वास्तव में मैं कौन हूँ? गुजी ने भौहें चढ़ा ली, कुछ याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे दोबारा कुछ भी याद नहीं आया। वह मेज पर झुक गया और धीरे धीरे बिस्तर के पास चला गया, और कुछ नहीं सोचा। चूंकि दीदी ने उसे खरीद लिया था, तो अब वह दीदी का ही आदमी था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पहले कौन था, अब से वह बहन का व्यक्ति था। वह बहन को जीवन भर चुकाएगा। चैप्टर 50। सुमो ने अभी अभी नहाना खत्म किया था और बिस्तर पर जाने ही वाली थी कि तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वो गई और दरवाजा खोला और देखा कि वो यंग बाहर खड़ा है। इस समय सुमो ने वह छोटा क्रॉप टॉप पहना हुआ था जो उसने पहली बार पहनते समय पहना था, जिसमें उसकी गर्दन और बाहों का बड़ा हिस्सा खुला हुआ था। उसकी पोशाक देखकर वू यंग की आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा छा गया। वू यंग, मैं सोने जा रही थी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? सुमो ने असमंजस में पूछा। मैं करता हूँ। यह क्या है? वू यंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अंदर चला गया और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने सुमो की कमर के चारों ओर अपना हाथ डाला और उसे दरवाजे के खिलाफ दबा दिया। तुम्हें मुझे बताने की क्या जरूरत थी? वू यंग की आवाज कुछ कर्कश थी। सुमो एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे एहसास हुआ कि वो यंग किस बात का जिक्र कर रही थी। वह हंसी और दोनों बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दी। वू यंग, मुझे पहले कैसे एहसास नहीं हुआ कि तुम इतने बदमाश हो? मुझसे एक चुंबन चुराने के लिए आधी रात को मेरे शयनकक्ष में घुस आए। जब मैंने तुम्हें नहाते हुए देखा तो तुमने मुझे क्या कहा? तो मैंने यह सब आपसे ही सीखा है। आप मुझे डांट भी सकते हैं। वू यंग ने कहा, फिर नीचे झुककर अपने होठों को अपने होठों से ढक लिया। जब से वू यंग ने चुंबन करना सीखा, वह व्यावहारिक रूप से चुंबन का शौकीन बन गया था। कभी कभी जब वह सुमो को बोलते हुए देखता था, तो वह उसे छूने से खुद को रोक नहीं पाता था। काफी देर बाद जब दोनों की सांसें उखड़ने लगी तो वू यंग ने आखिरकार उसे रिहा कर दिया। उन्होंने अवर्णनीय भावनाओं से भरे हुए एक दूसरे की आंखों में देखा। वू यंग, सुमो ने आगे बढ़कर उसका मुखौटा उतार दिया, फिर अपने गाल की हड्डी पर बने निशान को सहलाया। वापस जाने से पहले मैं यह याद रखना चाहती हूँ कि आप वास्तव में कैसे दिखते हैं। मैंने जियोहान से पहले ही पूछ लिया है और वह आपके चेहरे पर निशान हटाने में सक्षम होनी चाहिए। मैं 1-2 दिनों में उसे देख लूंगा। वापस जाओ। कहाँ वापस? अपने गृहनगर वापस। मोमो। वू यंग ने अचानक उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आवाज में एक सूक्ष्म उदासी थी। मैं हमारे लिए एक सामान्य जीवन जीने का रास्ता ढूंढूंगा।
मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारे माता पिता से तुम्हारी शादी के लिए हाथ मांगूंगा। मैं तुमसे ठीक से शादी करूंगा। मेरा इंतजार करो, ठीक है। वू यंग हमेशा ठंडा और निर्दयी था, बिना पलक झपकाए हत्या कर देता था। उसका कोई दोस्त या परिवार नहीं था, लेकिन इस समय वो सूमो के साथ बिताए दिनों को छोड़ने के लिए बेहद अनिच्छुक था। जो कोई इतने लंबे समय से अंधेरे में डूबा हुआ था, प्रकाश देखकर स्वेच्छा से उस अंधेरे में कैसे लौट सकता था। वह डाक पवेलियन का शीर्ष हत्यारा बन गया था। न जाने उसके हाथों पर कितना खून लगा था। यहाँ तक उसने एक ही संप्रदाय के कई लोगों की हत्या भी कर दी थी। उन्हें जीवन और मृत्यु के बारे में कुछ भी महसूस नहीं होता था। लेकिन अब वह नहीं चाहता था कि उसके हाथ खून से रंगे हों। वह केवल उसका हाथ पकड़ने के लिए उनका उपयोग करना चाहता था। उनकी बातें सुनकर सुमो को पहली बार अपने दिल में उथल-पुथल महसूस हुई। वो हमेशा केवल वर्तमान में जीती थी, भविष्य के बारे में शायद ही कभी सोचती थी। लेकिन वो यंग के शब्दों ने उसे आंतरिक रूप से बेहद परेशान कर दिया। अगर वह अचानक इस दुनिया से गायब हो जाए, तो क्या वो यंग उसे पूरी दुनिया में ढूंढेगी? उसने तुरंत वो यंग को दूर धकेल दिया और विषय बदलते हुए उसे देखकर मुस्कुराने का नाटक किया। वू यंग, आपने पहले ही अपना पेट भर लिया है। क्या आप अब वापस सो सकते हैं? हमारा दिन पहले ही थका देने वाला रहा है। अगर हम जल्द ही नहीं सोए, तो मैं कल अपने क्विंगों का अभ्यास करने के लिए उठ नहीं पाऊंगा। वू यंग ने एक पल के लिए भी बिना कुछ बोले उसकी ओर देखा। वह जानता था कि सुमो विषय बदल रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्यों। क्या ऐसा हो सकता है कि वो उसकी पत्नी नहीं बनना चाहती हो? नहीं, सुमो को उसकी वू यंग की पत्नी बनना होगा। वू यंग, सुमो ने उसके चेहरे के सामने अपना हाथ लहराया। वू यंग ने अपना ध्यान पुनः प्राप्त कर लिया। उन्होंने इसके बारे में अधिक गहराई से नहीं सोचा। तो चलो कल अभ्यास नहीं करेंगे क्या? सुमो को आश्चर्य हुआ कि वो यंग ऐसा कहेगी। मैं तुम्हारे साथ अधिक समय बिताना चाहता हूँ। वू यंग ने वह रुमाल निकाला जो उसकी माँ का था और सुमो को दिया। यह तुम्हारे लिए है। सुमो ने रुमाल स्वीकार करते हुए हैरानी से पूछा, क्या यह तुम्हारी माँ का सामान नहीं है? रुमाल पर पानी में खेलती मंदारिन बत्तखों के जोड़े की कढ़ाई की गई थी। हाँ, यह मेरी सबसे कीमती संपत्ति भी है। मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद यह एकमात्र स्मृति चिन्ह था जो उन्होंने मेरे पास छोड़ दिया था। अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। सुमो ने उसके इशारे को अस्वीकार किए बिना रुमाल हटा दिया। ठीक है, मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। हम इसे अपने प्यार की निशानी के रूप में मान सकते हैं। यह कैसा रहेगा? वू यंग के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। फिर उसने अचानक उसकी ओर देखा और पूछा, मोमो, क्या तुम अन्य पुरुषों के सामने भी इसी तरह कपड़े पहनती हो? सुमो ने अपनी साधारण टी शर्ट पर नजर डाली। मैं जहां से हूं वहां ऐसे कपड़े पहनना बहुत सामान्य है। बहुत से लोग इस तरह से कपड़े पहनते हैं। सुमो ने समझाया। वू यंग की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। जब तुम वापस जाओगी तो क्या इसी तरह कपड़े पहनती रहोगी? बिल्कुल। वू यंग ने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर महसूस हो रही ईर्ष्या की उथल-पुथल को रोकने की भरपूर कोशिश की। क्या होगा यदि मैं इसकी अनुमति न दूं? ओह अब छोड़िए भी। सुमो ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और उसके होठों पर एक चुंबन जड़ दिया। अगर आपने सड़कों पर हर किसी को इस तरह से कपड़े पहने हुए देखा, तो आपको यह अजीब नहीं लगेगा। लेकिन मैं वादा करता हूँ, जब मैं यहाँ हूँ, तो मैं निश्चित रूप से बाहर इस तरह से कपड़े नहीं पहनूंगा, ठीक है? यह सुनकर वो यंग को अंदर से थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसने उसे राजकुमारी शैली में उठाया। वू यंग, तुम क्या कर रहे हो? वू यंग उसे बिस्तर के पास ले गई और उसे कंबल के नीचे छिपाकर बिस्तर पर लिटा दिया। तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आप वापस सोने नहीं जा रहे हैं। तुम्हारे सो जाने के बाद मैं चला जाऊंगा। सुमो मुस्कुराई। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चिपकू हो। तुम्हें मेरा तुमसे चिपकना बहुत पसंद नहीं था। क्या मैंने? वू यंग ने तथ्यात्मक रूप से कहा। मुझे याद नहीं है। हाँ, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो।
सूमो ने अपने हाथ लहराए, उसकी कमर पर चुटकी काटने की कोशिश की। वू यंग हंसी और उसका हाथ पकड़ लिया। परेशानी मत करो, मोमो। मैं मुसीबत खड़ी करना चाहती हूँ। सूमो मुस्कुराती रही और उसकी कमर पर चुटकी काटने की कोशिश की। कुछ देर तक उसके साथ आगे पीछे जाने के बाद वू यंग ने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ लिया और उन्हें उसके सिर पर रख दिया। यदि आप परेशानी पैदा करते रहेंगे तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। वू यंग उसके ऊपर झुक गया, उसकी आंखों में देखते हुए उसने धमकी दी। सूमो ने उसकी आंखों में देखा, अचानक उसे अपने दिल की धड़कन महसूस हुई। कमरे में रोशनी बहुत तेज नहीं थी और इससे वू यंग की छाया बिस्तर के बगल में बहुत देर तक पड़ी रही। मैं अब सो रहा हूँ। सूमो ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली ताकि खुद को वू यंग पर झपटने की इच्छा से रोका जा सके। यह देखकर कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, वू यंग की सांसें तेज हो गईं। वह धीरे धीरे नीचे झुका। सूमो को लगा कि वो उसकी ओर झुक रहा है और वह अंदर से घबरा गई। क्या सचमुच कुछ ही दिनों की डेटिंग में उनका रिश्ता उस स्तर तक आगे बढ़ रहा था? उत्तेजना, प्रत्याशा, घबराहट, नहीं। सूमो का दिमाग आकार के मुद्दों से क्यों भरा था? आखिरकार वू यंग एक 2D आदमी था। वह वास्तविक पुरुषों की तुलना में एक अलग स्तर पर था। अपेक्षित चुंबन नहीं आया। वू यंग ने केवल उसके माथे को चूमा, फिर उसके हाथों को छोड़ दिया। उसने उसके बालों को उसके माथे से वापस चिकना कर दिया और कंबल को उसके चारों ओर कसकर लपेट दिया। यह याद करते हुए कि सूमो ने उसे सोने से पहले शुभ रात्रि शब्द सिखाया था, उसने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मोमो, शुभ रात्रि। फिर वो यंग उठा और चुपचाप अपने पीछे का दरवाजा बंद करके चला गया। सूमो ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक बड़ी सांस छोड़ी। उसने तुरंत कंबल अपने चेहरे पर खींच लिया। वह बहुत गंदी सोच वाली थी। वह कैसी भयानक बातें सोच रही थी।